50,000 करोड़ कमा रहे हो, आई डोंट नो कितने हज़ार करोड़ कमा रहे हो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. केविन ओलेरी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ वेरी सिविल इन्वेस्टर. केसी पब्लिक में ओह 6 से 10th तक केविन अग्रोटा फॉर्मली स्टार्ट कर दिया. केविन अग्रोटा मेरी मम्मा वहाँ टीचर अभी भी है, अब रिटायर. हेलो गुड मॉर्निंग. तो मेरा नाम है अधिराज और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट है अमय मल्होत्रा. आज आप देख रहे हैं फर्स्ट एपिसोड हमारे नए पॉडकास्ट का जिसका नाम है माइक्स ऑफ कल्चर यानी MOC. और आज का जो है शुरुआत हम करें अपने फर्स्ट गेस्ट के साथ जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता. आपने इनको देखा होगा शार्क टैंक पे और कैसे ही अपनी चीज़ें इन्वेंट कर देते हैं उधर और उनको कैसे डील्स मिले मिस्टर पीयूष से. तो शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग. तो एक बार ही अपने बारे में सारा स्टार्ट टू एंड बता दो. हु इज सिद्धार्थ गुप्ता? स्टार्ट टू एंड बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार. जो आपका मन है. की पॉइंट. तो सिद्धार्थ इज एन इंजीनियर, अ क्रिएटर एंड अ सीकर. दीज आर लाइक द 3 वर्ड्स जिनसे मैं खुद को डिफाइन मुझे लगता है कर सकता हूँ बहुत ईजिली. तो इंजीनियर इसलिए बिकॉज आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग. जब मैं 10th में था आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ पैशन एंड एन इंटरेस्ट इन साइंस, स्पेसिफिकली फिजिक्स. तो फिज़िक्स मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक पैशन बन गया उस टाइम पे. मतलब फिज़िक्स आई वाज फैसिनेटेड बाय फिज़िक्स, बाय मैकेनिक्स स्पेशली. तो 11th-12th में भी फिज़िक्स मेरा बहुत ही मन चाहा या फेवरेट सब्जेक्ट बोल लो कुछ भी, बट आई वाज पैशनेट अबाउट इट. मतलब एक तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, एक होता है पैशनेट. तो आई रियली वांटेड टू लर्न फिज़िक्स इन डेप्थ. फिज़िक्स के लिए प्यार मेरा ट्रांसफ़र हुआ टू माई लव फॉर mechanical engineering because I loved engineering, because I loved physics or mechanics, and then obviously mechanical engineering was the way to go. तो I wanted to go to an IIT 11th-12th में. ये तो आपने शार्क टैंक पे भी देखा होगा. नहीं मिल पाया. ये कोई नई चीज़ नहीं है. मतलब IIT उस टाइम पे भी था तो मेरे पेरेंट्स obviously like every parent wanted me to go to IIT. तो अगर मैं आपको कभी अपने जो मेरा रूम था 11th-12th में वहाँ पे लेके जाऊँ या उसकी वीडियो दिखाऊँ पुरानी, तो यूल सी कि IIT हर दीवार पे हर शीशे पे लिखा होगा. मतलब मैं थोड़ा संकी टाइप बंदा हूँ. मैं अगर एक बार रिमाइंड करने के लिए ये गोल है, भूलना नहीं. मैं अगर एक बार कुछ ठान लेता हूँ तो मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ उसको पाने में. मिले या ना मिले वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मेरा एफर्ट जो है वो 110% रहता है. ठीक है, उसमें 10% ज़्यादा रहता है. वो तो IIT नहीं हुआ एनीवेज, जो भी. ठीक है, आपने किन पे अप्लाई किया था? आपका मन किस IIT पे था? मेरा मन IITs में ऐसा नहीं था कि किसी एक सर्टन IIT में जाना है, एक अच्छे IIT में जाना है. किसी में भी नहीं. मतलब ऐसा नहीं कि नए IITs में IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, यू नो द टॉप IIT. अप्लाई किसमें किया? सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आजकल के यंग बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी. कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोर्स. कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रीम. आपको करना क्या है. कॉलेज के साथ आप 4 साल रहोगे, बट अपनी चुनी हुई स्ट्रीम के साथ आप लाइफ लॉन्ग रहोगे. तो कॉलेज ज़रूरी उतना नहीं है जितना ज़रूरी आप कर क्या रहे हो उस कॉलेज में वो है. फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में कौन सी स्ट्रीम, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाटएवर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है. तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना था. ये मेरे को 11th में क्लियर था. मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और मैकेनिकल इंजीनियर बनना है. बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी थी. तो IIT नहीं हुआ तो आई वॉन्टेड टू गो टू थापर, क्योंकि थापर में मेरे को मिल रहा था AAA रैंक मेरा काफ़ी अच्छा था. ऑल्दो मैंने बिना पढ़े वो एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मैं आई वाज शैटर्ड आफ्टर IIT के बाद. आई वाज शैटर्ड. और IIT के लिए जब आप पढ़ लेते हो तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी. बट हाँ, IIT उस दिन मेरा दिन नहीं था. जो भी था इट वॉजंट, नहीं हुआ IIT मेरा. तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे यहाँ. मतलब हमारे लिए एज अ फैमिली 2 ऑप्शंस थे. एक NIT श्रीनगर ऑप्शन था और एक थापर यूनिवर्सिटी ऑप्शन था. ऑप्शंस और भी थे, PEC भी था और VIT नीचे मणिपाल भी था, VIT भी था. थोड़े महंगे कॉलेजेस हैं और बहुत दूर हो जाते हैं. तो माई फादर वॉन्टेड मी टू गो टू NIT श्रीनगर. बहुत ही ऑब्वियस रीजन से. एक तो फीस बहुत कम है, एक तो पास है. पास से ज़्यादा फीस बहुत कम है. मेरे पापा बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली उनको जितना सस्ते में चीज़ हो जाए उतना बढ़िया लगता है. और NIT तो NIT है, NIT का नाम होता है ऑब्वियसली. बट एक चीज़ मैं बहुत पहले से समझता था, 11th-12th में भी समझ आ गई थी कि कॉलेज इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टडीज़. मतलब आपको सिर्फ एक 10 पॉइंटर बन के, नर्ड बन के, क्यूबिकल में बैठ के आप कुछ खास उखाड़ नहीं सकते दुनिया में. आप कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकते. आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी नहीं है. तो डिग्री का फायदा ही नहीं है. और NIT श्रीनगर एंड नोइंग, हम जम्मू में रहते तो हमें पता है श्रीनगर में कितनी डिस्टर्बेंस रहती है, कश्मीर में कितनी डिस्टर्बेंस रहती है. उसकी वजह से
काम पढ़ाई या कुछ भी इफेक्ट हो या मैं वहीं पे रुक जाऊं 6 महीने के लिए ऐसा, तो ये सब नहीं, ये मतलब दीज आर थिंग्स फिजिबल नहीं था। कुछ हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं 2 महीने लड़ा था अपने पिताजी से कि मेरे को थापर ही जाना है। थापर की फीस जो थी वो NIT से 10 या 20 गुना होगी, प्राइवेट कॉलेज, लिटरली 10 या 20 गुना। NIT श्रीनगर से बहुत ज़्यादा फीस थी। मतलब NIT श्रीनगर की जितनी फीस एक सेमेस्टर की है ना, उतनी तो शायद मेरी कैंटीन की फीस थी थापर में एक सेमेस्टर की, सिर्फ कैंटीन की खाने की फीस। तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो मेरे को काफ़ी लड़ना पड़ा पेरेंट्स से। इनफैक्ट वो बचपन से ही रहा है, मेरे को लड़ना पड़ा अपनी चीज़ों के लिए, बट आई डोंट माइंड इट। तो थापर इसलिए भी जाना चाहता था मैं क्योंकि वहाँ पे टीम फतेह थी। टीम फतेह एक फार्मूला स्टूडेंट टीम है। फार्मूला स्टूडेंट टीम क्या होती है? जो एक फार्मूला 1 कार बनाती है, फार्मूला 1 कार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो थापर यूनिवर्सिटी उससे पहले यूके जा चुकी थी, यूके यूनाइटेड किंगडम में अपनी गाड़ी लेके जा चुकी थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। कोई भी IIT भी इंडिया का उनके जितना परफॉर्म नहीं कर पाया था उस कंपटीशन में। मतलब जम्मू से भी जाते हैं। या वी हैड द बेस्ट कार, मतलब था वी क्या मतलब उस टाइम पे मेरा वी नहीं था, बट थापर यूनिवर्सिटी हैड द बेस्ट कार। इंजीनियरिंग अच्छी हुई होगी इंडिया, हाँ, इंडिया की तरफ से। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को ट्रांसफ़र करना रियल वर्ल्ड में थापर में अच्छे से सिखाया जाता है, शायद बहुत कॉलेजेस से बेटर। तो मेरे को वहाँ जाना था, मेरे को टीम फतेह में जाना था। तो ठीक है, मैं थापर गया। तो आई विल टेल यू एक बहुत छोटा सा किस्सा। जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं और मेरा रूममेट हॉस्टल से लाइब्रेरी जाते थे। वो जाता था एग्ज़ाम्स की तैयारी करने, मैं जाता था टीम फतेह के लिए पढ़ने। क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप बहुत कुछ नहीं जानते हो इंजीनियरिंग के बारे में, आप सिर्फ थ्योरी और वो भी सिर्फ फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, ये सब जानते हो। एक गाड़ी के कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इट रिक्वायर्स सम स्किल, सम नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग। तो जो टीम फतेह है उसकी एंट्री के लिए एग्जाम्स होते थे। मतलब टीम फतेह उस कम्युनिटी के अंदर ही एंटर होने के लिए एग्जाम्स होते थे, जिसके लिए आपको कोई ग्रेड, कोई पॉइंटर, कुछ नहीं, कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं मिलता था, उसमें कोई बेनिफिट नहीं था, सेपरेटली था। हाँ, सेपरेट एग्जाम्स होते थे। मेरे को कॉलेज के एग्जाम्स का इतना कुछ नहीं था, मेरे को टीम फतेह में जाना था। और मेरे फर्स्ट ईयर में आई वॉज दी ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टू गेट सिलेक्टेड इन टीम फतेह ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्योंकि मैंने वो 5 एग्जाम्स करते हैं, ब्रेक्स का अलग से एग्ज़ाम, सस्पेंशन का अलग से एग्ज़ाम, स्टेयरिंग का अलग से एग्ज़ाम, पावर ट्रेन का अलग से एग्ज़ाम, पावर ट्रेन इज़ योर इंजन, उसके बाद बॉडी का अलग से एग्ज़ाम। तो ये 5 एग्ज़ाम्स आपको गाड़ी के 5 हिस्सों के बारे में, हम बैठे भी आज एक ऐसी जगह है जहाँ हम गाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं, तो 5 हिस्सों के बारे में यू हैव टू लर्न इन डेप्थ एंड एग्ज़ाम दे के यू हैव टू क्लियर, ताकि उन्हें लगे कि आपके पास डिसेंट नॉलेज है एंड यू गेट इनटू द टीम फतेह। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी टू गेट इनटू टीम फतेह। उसके बाद तो दैट वाज द मेजर kind of part of my life where my transformation started to happen. Even थापर में जब मैं था, मैंने 14 प्रोजेक्ट्स पे काम किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो किसी भी और स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा हैं। मतलब किसी ने, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट शायद 4 या 5 किए होंगे, 4 साल की बैचलर्स में किसी और ने, मैंने 14 किए थे। एक पोटेंशियल इन्वेंशन किया था जिसको पेटेंट नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि तब मेरे को पता नहीं था पेटेंट फाइल कैसे करते हैं। बहुत मिसकंसेप्शंस थी, लोग कहते थे बहुत खर्चा होता है, मुश्किल है। वो एक थ्रॉटल बॉडी वॉल्व था। थ्रॉटल बॉडी वॉल्व मतलब जब हम अपने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो हमारी गाड़ी के एक्सेलरेटर दबाने से हमारा जो इंजन है उसके अंदर हम एयर की और फ्यूल की डिलीवरी बढ़ाते हैं, जिससे और बेटर और बिगर कंबस्शन होती है एंड द इंजन स्पीड एंड द पावर एंड द टॉर्क इंक्रीजेस। तो मैंने एक ऐसा थ्रॉटल वॉल्व बनाया था जो 0 रेजिस्टेंस देता था फुल थ्रॉटल में। अभी के जो थ्रॉटल या उस टाइम में जो थ्रॉटल यूज़ होते हैं वो फुल थ्रॉटल में भी थोड़ी एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मेरा थ्रॉटल 0 रेजिस्टेंस क्रिएट करता था, तो बेसिकली 0 लैग एंड हायर रेजोल्यूशन। तो स्पेशली जो रेस ड्राइवर, और वो रेस कार के लिए बनाया था, बेटर परफॉर्मेंस होगी उससे। तो जो रेस ड्राइवर्स होते हैं, जब हम कॉर्नर करते हैं, कॉर्नर मत एक तो होता है स्ट्रेट थ्रू जब सीधी रोड पे चल रहे हो, और एक जब आप मोड़ काट रहे हो, कॉर्नरिंग। तो जब आप कॉर्नर कर रहे हो, एक रेस ड्राइवर के लिए जो हमारे व्हील्स पे फोर्स ट्रांसफ़र करनी है हमारे सरफेस को, वो लिमिटेड है, हमेशा लिमिटेड रहती है, डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है, जब आप सीधे चल रहे हो ना, तब तो आपको वो जो फोर्स ट्रांसफ़र करनी है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करनी है। पर जब आप स्टेयर कर रहे हो, जब आप कॉर्नर कर रहे हो ना, आपको ट्रांसफ़र 2 डायरेक्शन में करनी है। एक तो गाड़ी को आगे भी लेके जाना है और एक इस डायरेक्शन में भी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे ना, तो
क्योंकि वो फोर्स जो आप ट्रांसफर कर सकते हो वो लिमिटेड है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स ट्रांसफर करोगे तो आपका व्हील जो है स्लिप करने लग जाएगा, और स्लिप करने लग जाएगा तो एक ये आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, जब आप स्लिप करने लग जाओगे तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो जिसका मतलब और भी कम फोर्स ट्रांसफर होती है। और अगर आप कॉर्नरिंग करते वक्त स्लिप हो गए तो आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे, बेसिकली यू आर आउट ऑफ द रेस, क्रैश और आउट ऑफ द रेस। ठीक है, तो जो मेरा थ्रॉटल वॉल्व था वो बेटर रेजोल्यूशन देता था, बेटर कंट्रोल कर सकते थे। तो फॉर एग्जांपल एक रेस ड्राइवर जिसको अपने एक्सेलरेटर पे 100% कंट्रोल होता है, वो अपने एक्सेलरेशन को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता था कि मैं कितनी फोर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ इधर, क्योंकि वो जानता है। तो बहुत डीप चले गए हम उसके अंदर। तो ये थ्रॉटल वॉल्व था, ये इन्वेंशन था। तो इसमें मैंने काम तो किया पर मैं पेटेंट नहीं कर पाया। मैंने पब्लिश किया इसे बट मैं पेटेंट नहीं कर पाया। वो एक साइंटिफिक पेपर कह लो, उसे जो भी कह लो, बट आई पब्लिश्ड इट। तो दिस वॉज माई ट्रांसफॉर्मेशन इन थापर। बट थापर के बाद आई वॉन्टेड टू रियली लर्न मोर अबाउट इंजीनियरिंग, क्योंकि थापर में भी जो हम पढ़ते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा है जानने के लिए दुनिया में। तो एक और इंसिडेंट हुआ कॉलेज में, जब मैं थर्ड ईयर में था। तो टीम फतेह में आई वाज द हेड ऑफ द इंजन डिपार्टमेंट, और हमें तब जर्मनी जाना था गाड़ी को लेके, FS जर्मनी, फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी में। तो जो हमारे टीम लीडर थे, किसी कारणवश या किसी रीज़न से उन्होंने कहा कि ये नहीं जाएगा मेरे को, कि तू जर्मनी नहीं जाएगा। एक्चुअली वो इंटर्नशिप, वो हमारा इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का सेमेस्टर होता है, हमारा 6 सेमेस्टर थापर में। तो मैं भोपाल में था, ईशर ट्रैक्टर्स में मेरी इंटर्नशिप यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। और ऑब्वियसली जितना काम गाड़ी पे करना था मैं करके जा चुका था, या मैं बता के जा चुका था अपने जूनियर्स को कि ये आपको संभालना है। किसी वजह से वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए उसे, तो वो सब मेरे पे आ गया। एंड दे सेड इंजन डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द इंजन डिपार्टमेंट विल नॉट गो टू जर्मनी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया एंड आई क्राइड। आई मीन आई रियली ब्रेक हो गया होगा, बट आपको क्यों नहीं लिया? यही रीज़न बता रहा हूँ ना कि वो जो आइडियाज़ या जो काम था जो मैं दे के गया था जूनियर्स को, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वहाँ पे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मुझ पे उन्होंने ले आई और कहा कि तुम जर्मनी भी नहीं जाओगे, हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे, हम गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि इंजन डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है जो भी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी जाऊँगा, और जर्मनी सिर्फ फॉर्मूला स्टूडेंट कार लेके नहीं जाऊँगा, मैं जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने जाऊँगा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में। एंड दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई कैन शो यू प्रूफ्स ऑफ दिस। मैंने जब मास्टर्स के लिए अप्लाई किया थापर में थर्ड ईयर के बाद टू स्टडी मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बहुत लोग क्या करते हैं 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, मिल जाए जो मिल जाए, नहीं मिले तो 2-3 मिल जाए तो उनमें से डिसाइड करते हैं। मैंने एक कोर्स डिसाइड किया, मैंने एक यूनिवर्सिटी डिसाइड की, RWTH आकिन यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जर्मनी एज एन ऑटोमोटिव डेवलपिंग नेशन दुनिया भर में कितना प्रेवलेंट है ये मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। मर्सिडीज, पोर्शा, वोल्क्सवैगन, ये सब जर्मन कंपनीज हैं, ठीक है। जर्मन इंजीनियरिंग इज नोन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो एक यूनिवर्सिटी, एक कोर्स, मेरे को इधर जाना था, उसी के लिए अप्लाई किया मैंने एंड आई गॉट देयर। तो दैट वाज अ बिग विन फॉर मी, आई मीन दैट वाज अ बिग डे फॉर मी। उसकी भी एक स्टोरी है कि पहले रिजेक्शन आया था, फिर आई टोल्ड देम कि, और जो रिजेक्शन का रीज़न था, दे सेड कि आपकी यूनिवर्सिटी का करिकुलम मैच नहीं करता। आई सेड मेरी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एक सीनियर आपके यहाँ पे पढ़ चुका है, आई सेंड देम अ मेल। तो मैं तो जब मेरे को रिजेक्शन आया था, मैं तब होंडा में था, होंडा कार्स इंडिया, मतलब। और अगेन थापर में भी थर्ड ईयर ख़त्म होने से पहले आई हैड 2 जॉब्स। दिस वॉज एक आइशर ट्रैक्टर्स में और एक होंडा कार्स में। मेरी अभी स्टडीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, अभी 1 साल बचा था, मेरे पास अभी भी 2 जॉब्स थी टेबल पे ऑलरेडी, क्योंकि जो मैंने आइशर ट्रैक्टर्स पे काम किया था उसके लिए और होंडा के लिए क्योंकि इंटरव्यू होता जो भी। तो जब वो 2 जॉब्स थी भी, जब एयरवेटिया पे मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स करने के लिए, जो मेरे को रिजेक्शन आया था, तो मैंने डिसाइड किया था ठीक है मैं 2 साल इंडिया में रहूँगा, मैं होंडा में काम करूँगा, एंड उसके बाद मे बी आई विल गो टू एनीवेयर बेटर कॉलेज, आई विल गो टू MIT US में, विच इज़ लाइक द बेस्ट। आई मीन मैं तो वन ऑफ द बेस्ट की बात कर रहा था, दैट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट 1 महीने बाद उनका रिप्लाई आता, मैंने बाइक भी खरीद ली, मैंने सब वहाँ पे घर रेंट पे, एक फ्लैट रेंट पे ले लिया अपने कलीग्स के साथ या जो भी। मैं तो सेटल था, 2 साल काम करूँगा होंडा में। बट उनका 1 महीने बाद मेल आया, हमसे गलती हो गई, यू बीन एक्सेप्टेड टू द कोर्स। फिर आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? ये मैं बताता हूँ मेरा रिएक्शन क्या था। बेसिकली खुश तो हो नहीं पाए, क्योंकि जब पहले रिजेक्शन आया था तब तो यार था ऑब्वियसली थोड़ा यू फेल्ट डाउन या जो भी। बट आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल मूव ऑन एंड डू बेटर थिंग्स। अब उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस आती है, तो आप जितना खुश होना चाहते थे या चाहते हो उतने हो नहीं पा रहे हो।
क्यों ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स लाइक अ शॉक, ठीक है अब हो गया चलो चलते हैं, नॉर्मल हो गया। हाँ नॉर्मल, क्यों वीज़ा के लिए अप्लाई करना और वो सब बहुत ही क्लोज टाइम फ्रेम में था, क्योंकि उनका जो मेल आया था 2-3 महीने पहले आया था कोर्स शुरू होने से पहले, और उस उतने टाइम पे वीज़ा के लिए अप्लाई करो, वीज़ा मिलेगा, फिर जाओ, सब कुछ आपको अरेंज करना, तो सब वहाँ बिजी हो गया। तो रियली उस मोमेंट को मैं चेरिश नहीं कर पाया इफेक्टिवली। स्ट्रेस्ड आउट हो गए थोड़ा कि मतलब स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं, बट मैं चेरिश नहीं कर पाया। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई। टाइम बड़ा तेज जा रहा था उस टाइम। तो मतलब आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, बहुत देर से वेट कर रहे हो, आपने गेट दिया। बाय द वे एयरवेटिया, RWT चाकन यूनिवर्सिटी को जर्मन में एयरवेटिया कहते हैं, एयरवेटिया के लिए गेट भी मांगते हैं, वो गेट एग्जाम भी मांगते हैं, विच इज़ लाइक द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री। तो गेट के लिए भी मैंने मेरे को किसी UPSC में या गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी थी, गेट मैंने दिया था सिर्फ एयरवेटिया के लिए। तो गेट में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था सिर्फ एयरवेटिया में जाने के लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हो और आपको रिजेक्शन आता है, तो आप फिर छोड़ देते हो ना उसे, मूव ऑन। मतलब मेरी मेंटालिटी तो ये है कि ठीक है नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, विल मूव ऑन एंड डू बेटर थिंग्स। अब वो वापस आती है और अगेन इट डजंट कन्वर्ट। तो या इसके बाद अब मैं अगर ऐसे बात करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, शार्क टैंक पे भी कुछ सिमिलर ऐसा ही हुआ। तो शार्क टैंक में 62,000 एप्लीकेशंस गई थी। मैं यही पूछने वाला था कि कैसे आप पहुंचे, हाउ डिड यू रीच शार्क टैंक? तो बेसिकली शार्क टैंक का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पहले से ही। शार्क टैंक इंडिया में तो अभी आ रहा है, US में 13 साल से चल रहा है, ठीक है। एंड आई एम अ बिग फैन, आई एम अ बिग फैन बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर पहले, एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर नाउ, और वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नाउ। तो इट इज़ लाइक माई फेवरेट पास टाइम, इट हैज़ बीन माई फेवरेट पास टाइम। उसमें कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखे हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मार्क क्यूबन है, हु आई आइडियलाइज इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस सेंस ऑफ दैट पर्सन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दैट इज द रीज़न ही इज़ अ बिलियनर। कोई रीज़न है ही इज़ अ बिलियनर, ऐसा ही नहीं बिलियनर है। तो वन फाइन डे आई जस्ट सॉ एन एड ऑन फेसबुक, शार्क टैंक इंडिया का। तब एक एड इन्होंने लॉन्च की थी, ये शायद जून या मई या जून की बात है, 2021 की। तो आई वॉज थ्रिल्ड कि शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, जाना पड़ेगा। बट मैं बताता हूँ उस टाइम पे मेरी कंपनी का स्टेट क्या था। मेरी कंपनी में टोटल 1 एम्प्लॉय था, जो मैं हूँ। एक और उसके अलावा एक और बंदा है जो मेरी हेल्प करता है असेंबली में, मैन्युफैक्चरिंग में, हु इज़ अ 12th पास, मतलब ही इज़ अ डिप्लोमा होल्डर। बट उसको अब इतना ट्रेन कर दिया मैंने कि वो बहुत इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोगों से बेटर काम कर सकता है, जो काम उसे सिखाया गया। लेकिन हाँ, आई हैव बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज। 2 लोगों की कंपनी थी, हमारे मार्केट में 2 प्रोडक्ट थे जो कि बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। हमारी इन्वेंशन ऐसी थी कि जैसे मैं ड्रिल डस्टर की बात करूँ, सिंपल, अभी मैं उसके घुसूंगा नहीं उसमें। ड्रिल डस्टर जब मैंने बनाया था ना प्रोटोटाइप, तो मैं जम्मू में था, तो मैं जम्मू में एक पावर टूल बेचने वाले शॉप पे लेके गया, एक मैं रेप्यूटेड शॉप पे लेके गया, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा सर ये मैंने कुछ बनाया है, ये आप बेचोगे क्या, कितने पे बेचोगे? या मैंने इसका प्राइस 300-400 सोचा जो भी। उसने कहा ये डब्बे के लिए 300 रुपये कौन देगा भाई, ये क्या बना रहा है, निकलो यहाँ से। अगर मैं वो सुन के ड्रिल डस्टर बनाना छोड़ देता तो आज आप नहीं होते। तो ना तो मैं शार्क टैंक पे पहुंचता, ना मैं पीयूष बंसल से मिलता, ना मैं उस स्टेज पे होता जहाँ मैं हूँ, ना मैं उस तरफ जा रहा होता जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो डीमोटिवेट नहीं हुआ मैं उस बंदे से। मैं उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली में एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। शार्क टैंक से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, 2020 की बात है। तो वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे आई वाज सराउंडेड विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल एंड नॉलेजेबल पीपल। वहाँ पे ग्लेन रॉबिन्सन मेरे पहले मेंटर जो बने, जो US के हैं, जिन्होंने एप्पल में काम किया, जिन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ काम किया हुआ है। ही इज़ 66 ईयर्स ओल्ड, तो ही इज़ एन ओल्ड गाय, बट उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ भी काम किया। ही इज़ माई मेंटर। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया आइडिया है, इसको परस्यू करो, इसको अच्छी मार्केटिंग चाहिए। उस बंदे की या किसी भी बंदों की बात मत सुनो, आप गलत जगह पे जाके बेच रहे थे, इसको सही जगह पे बेचो, प्रोडक्ट आपका काम का है। तो आई गॉट सम मोटिवेशन एंड स्टार्टेड वर्क, और कैसे बेचना है वो सब मैंने सीखा वहाँ पे। तो जब मैंने शार्क टैंक का एडवर्ट देखा तो आई वाज लाइक यार चलो देखते हैं अप्लाई करके। मतलब ऑलवेज एक सपना था, मतलब जब मैं US का भी देखता था शार्क टैंक, तो मेरा सपना था कि आई वांट टू गो टू दिस शो। बट US में एज एन इंडियन कंपनी आप अप्लाई नहीं कर सकते, इवन एज एन इंडियन सिटीजन भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको US का सिटीजन होना है, वो तो इंटरनेशनल थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे को लगा था ठीक है कभी देखते हैं, शायद मे बी इन द फ्यूचर 5-10 years डाउन द लाइन जब हम US में शिफ्ट होते हैं, जो भी ट्राई एंड देयर।
मतलब ऑब्वियसली सपनों को कोई लॉजिक थोड़े ना चाहिए होता है, सपने तो सपने होते हैं। सपनों अगर सपने भी लॉजिक से देखोगे तो सपने देखने का फ़ायदा क्या है, मतलब सपने का मतलब ही क्या है फिर। तो सपना था शार्क टैंक पे जाने का, तो एक ऐड देखी मैंने एंड आई वाज लाइक यार ये मेरा मोमेंट है, मैं जा सकता हूँ, ये करना पड़ेगा ये। तो मैंने अप्लाई किया, बट ऑनेस्टली और बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मैंने अप्लाई किया था ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कंपनी तो थी ही नहीं, मतलब कंपनी का रेवेन्यू 14 लाख का था साल का। बाहर की चाय की टपरी वाला उससे ज़्यादा कमा लेता है शायद, आई डोंट नो। तो 14 लाख कुछ नहीं होता साल में, उसमें 14 लाख का प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, ठीक है। और कंपनी लॉस में है, ऑब्वियसली इनिशियली लॉस में होती है, कोई बात नहीं। जोमेटो पहले 3 साल लॉस में थी, बट पेटीएम आज तक लॉस में, या बट बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हम बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, और नॉट इवन लोगों के हिसाब से नॉट इवन डूइंग थिंग्स विच वर वर्थ, बट आई स्टिल वांटेड टू अप्लाई, क्योंकि यू नो एक अंदर से है कि कर लेंगे फिर भी, मतलब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। पहला राउंड था उनका, उसमें एक फॉर्म भरना था हमें, बेसिकली डिटेल्स देनी थी अपने बारे में, कंपनी के बारे में, माइन्यूट डिटेल्स, नॉट वेरी डिटेल्ड। उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए, पहले राउंड में शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद दूसरे राउंड में एक और फॉर्म भरना था, उसमें थोड़ी डिटेल्स देनी थी आपको अपनी कंपनी के बारे में, बेसिकली आपका रेवेन्यू क्या है। यहाँ मेरे को लगा यार यहाँ तो पक्का निकाल देंगे, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, कहाँ बेच रहे हो, कितना प्राइस है, कितनी कॉस्ट है, कितना मार्जिन है, सब कुछ टेक्निकल बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस के बारे में। अब मांगी है तो देनी तो ज़रूरी है, तो और अब झूठ तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो दी मैंने, मेरे को लगा चलो ठीक है करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है, शायद इस पर तो निकाल ही देंगे। उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो गए। लोग ना अप्लाई नहीं करते इस डर से कि रिजेक्ट हो जाएंगे। या नहीं, पर इनकी भी मोटिवेशन का वही बहुत जरूरी, फेलियर्स से वो नहीं होते, डरता नहीं, बहुत अच्छी जब वो ड्रिल डस्टर का किया वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है, बाकी सारे हो तो शायद उधर से हट जाएंगे। मैं क्या, शायद आईआईटी में जाते आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता यार। अगर आईआईटी में जाता ना, वो मेरा पहला बहुत बड़ा गोल था लाइफ का। अगर पहला बहुत बड़ा गोल मिल जाता है ना, मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको पहला बड़ा गोल मिल जाता है ना, उसके बाद फिर वो उन्हें लगता है यार सेट है, लाइफ सेट है, अब नौकरी करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स, या एटॉमिक हैबिट्स, आई एम अ बिग फैन एंड आई हैव रेड इट। उसके अंदर लिखा है गोल्स रखोगे, वंस यू अचीव देम, उसके बाद मतलब लोग कुछ नहीं करते, वही नॉर्मल वो रूटीन अपने आप को वैसा बना लोगे तो एंडलेस है कि कितना अचीव कर सकते हो। और गोल अगर आपको सेट करना भी है, आई एम अ फॉलोअर ऑफ सदगुरु एज वेल, बिग फॉलोअर, तो गोल आपको ऐसे सेट करने चाहिए जो इस लाइफ टाइम में ना आप अपनी पूरी आड़ी चोटी का जोर भी लगा लो तो भी अचीव नहीं कर पाओगे। गोल वो होना चाहिए जो जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो। टारगेट, आपका मुद्दा गोल को अचीव करना नहीं है, आपका मुद्दा उस तरफ जाना है और उस तरफ अपनी पूरी एनर्जी के साथ जाना है, ताकि जब आप आंखें बंद करके 10, 20, 30 साल बाद खुद को देखोगे ना, गोल तो अचीव नहीं हुआ होगा, पर जब देखोगे आसपास मुड़ के जो लोग आपके साथ के थे, आपके साथ खड़े थे, आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स, जो भी, आपको दिखेंगे ही नहीं आसपास, आप इतनी आगे पहुंच चुके होगे। मतलब इतनी आगे कि उनकी एक कॉल भी आएगी ना तो आपका असिस्टेंट रिसीव करेगा और आपको उन्हें टाइम देने के लिए 3 महीने बाद का टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चाहते नहीं हो, पर आपके पास टाइम ही नहीं होगा। बट वो गोल ऐसा सेट करना बहुत ज़रूरी है जिसको अचीव ना कर पाओ आप। पर आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया जो आप उसमें एक्सेप्ट मतलब नहीं हुआ, क्योंकि फिर आप इतनी चीज़ें नहीं होती। या एब्सोल्युटली, क्या पता शार्क टैंक नहीं होता, क्या कुछ भी नहीं होता यार, मतलब एवरीथिंग, हर एक चीज़ का कोई रीज़न होता है लाइफ में होने का। तो हर एक चीज़ का होने का रीज़न का मतलब कि वन थिंग लीड्स टू अनदर। फेलियर्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिना फेलियर्स के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल बंदा आप उठा के देख लो जो स्टार्टिंग से सक्सेसफुल हो, उसने कोई फेलियर ना देखा हो, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो शार्क टैंक पे आते हैं, दूसरा राउंड हुआ, इसमें भी शॉर्टलिस्ट हो गए हम। तो तीसरा राउंड था, उसमें हमें हमारी एक वीडियो 3 मिनट की पिच वीडियो बना के उन्हें भेजनी थी, विच ऑब्वियसली हैड टू बी इन इंग्लिश, क्योंकि यू नो हम चाहे हिंदी बोलते हैं या हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, मतलब आपस में, बट जब हम चलता है हमारी राष्ट्रभाषा ये वो, बट फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, फॉलो भी करते हैं, बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस में हम हिंदी के शब्द थोड़े ना यूज करते हैं, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, और इंग्लिश हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। हम हिंदी में लेटर्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि हिंदी में लेटर्स, तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होती है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में पिच थी, इंग्लिश में पिच बना के 3 मिनट भेजी, बहुत अच्छा, शॉर्टलिस्ट हो गए। फिर शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर उन्होंने कहा एक हिंदी में वीडियो बना के भेजो, क्योंकि शो हिंदी में, सोनी टीवी पे आना है ये, ठीक है। बहुत से साउथ के एंटरप्रेन्योर्स मुझे लगता है इस पॉइंट पे
काइंड ऑफ मात खा गए होंगे, क्योंकि उनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल है। टफ हो गया ना उनके लिए। उनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा? अनफेयर है, बट अगर आप देखो कि ये शो बन रहा है एक जो एक ऑडियंस के लिए बन रहा है जो हिंदी समझती है, तो उनको तो आप फिर समझना पड़ेगा ना। तो शो एंड ऑफ द डे बना तो वो एक शो है, राइट? तो अगेन हिंदी में पिच बनाया, अगेन शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है। नाउ आई स्टार्टेड टू फील कि वी कैन एक्चुअली मेक इट, ये हो रहा है कि अब वी कैन एक्चुअली मेक इट टू द फाइनल शो, फाइनल शूट। तो उसके बाद शॉर्टलिस्ट हो गए। बहुत वेट रहा है, मतलब जून में शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर सितंबर में इनफैक्ट उनकी कॉल आई कि आपको फिजिकल ऑडिशन के लिए आना है दिल्ली में। 5 महीने लग गए। हाँ, फिजिकल ऑडिशन के लिए आना है दिल्ली में 2 दिन बाद, मतलब फ्राइडे या थर्सडे को कॉल आती है, सैटरडे को मेरे को जाना है। तो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, मैं गया ड्राइव, मैंने बहुत जगह गया, धर्मशाला हिमाचल तक गया हूँ, पर दिल्ली नहीं लेके गया हूँ, 11 घंटे की ड्राइव नहीं की है। मैंने गाड़ी उठाई, मैं खुद लेके गया, खुद ड्राइव करके दिल्ली गया। 11-12 घंटे की ड्राइव थी, क्योंकि बीच में रास्ता भी बनता है, वो फार्मर्स का तब चल रहा था। बट आई वॉन्टेड टू टेक माई कार एंड गो देयर माई सेल्फ। तो आई वेंट देयर, ऑडिशन हुआ। ऑडिशन वैसा हुआ जैसे आपने इंडियन आइडल के ऑडिशंस देखे होंगे ना, यहाँ पे ऑडिशन में मतलब चेक क्या करते हैं कि ऑडिशन में वो आप कर पा रहे हो? नहीं, ऑडिशन में वो जानते हैं आपके बारे में। अच्छा, आपके रूह तक पहुंच जाएंगे वो, ये जानने में कि आप हो क्या, मतलब आपने जो लिखा है विखा है वो तो ठीक है, वो जानेंगे कि आप खुद एक्चुअली में क्या हो। आपके सामने जब अश्नीर ग्रोवर जैसा बंदा आप पे बांध चलाएगा, यहाँ आपको बुलडोज करेगा, तो आप वहाँ पे कहीं रोके ये तो नहीं कहोगे सर मेरे को जाने दो प्लीज, मेरे को माफ करो। पर आपको थोड़ी उस टाइम पता था कि नहीं, पर वो चेक करते हैं, मतलब वो उनका चेक करने, प्रेशर नहीं डालेंगे, वो आपको चेक करेंगे कि एक्चुअली में आप में दम है कि नहीं, मतलब आप में बोलने का दम है कि नहीं, आप टीवी पे आ सकते हो कि नहीं। ये जो फिजिकल ऑडिशन होता है ना, ये उन लोगों से लिया जाता है जो क्रिएटिव टीम में होते हैं उस शो की। ये बिजनेस के लोग नहीं है, ये बिजनेस नहीं समझते हैं ये, लेकिन ये समझते हैं कि ये बंदा टीवी पे आ सकता है, शो पर्सपेक्टिव से देखते थे ये बंदा टीवी के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, बिजनेस वाली चीजें जो है वो पीछे पहले से चेक कर चुके हैं, बिजनेस टीम उनकी ऑलरेडी चेक कर चुकी है, ओके करके उन्होंने दे दिया, बोला कि देखो बात भी कर पाएगा ये बंदा कि नहीं, मतलब टीवी पे देखने लायक है भी कि नहीं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने मेरी पूरी लाइफ स्टोरी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे ही उन्होंने मेरी पूरी लाइफ स्टोरी A से Z तक, मेरी और कंपनी के बारे में भी पूरी तरह से जान लिया। ठीक है, 1 घंटा चला वो इंटरव्यू, 1 घंटा चला। मैं बाहर जब पहले इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मैंने पूछा उनका कोई टेक्निकल बंदा था, मैंने कितना टाइम लगता है इंटरव्यू में। उसने कहा डिपेंड करता है, कभी 2 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं, तो कहीं 30, 40, 45 मिनट तक भी चलते हैं, आधा घंटे। तो मेरा 1 घंटे तक चला। आप खुश हो गए? खुश तो नहीं, मतलब बट नहीं, कंफ्यूज भी नहीं हुआ। मेरे में एक गिफ्ट है, कह लो उसे। मैं किसी बंदे से जब बात कर रहा हूँ तो मैं जान लेता हूँ उसका इंटेंट क्या है, या वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जो भी वो सोच रहा है। तो जब मैं इंटरव्यू में होता हूँ किसी भी इंसान के साथ, तो इंटरव्यू ख़त्म होने तक पता चल जाता है कि इसको मैं पसंद आया कि नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब जानना बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने इस प्रोडक्ट का डेमो भी किया वहाँ पे, तो दे लाइक मी एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भैया मैं तो जा रहा हूँ मुंबई, पक्की बात है ये तो हो जाएगा, अनलेस कुछ मतलब ड्रास्टिक एक्सीडेंटल होता है, तो मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। आई वॉज कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। आई लेफ्ट, केम बैक, जम्मू वापस आया, अपना काम किया अच्छे से। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आई है दिसंबर 4 या 5 को कि 20 दिसंबर को आपका शूट है मुंबई में, 2 दिन पहले आपको आना है। एंड आई वेंट देयर और शूट हुआ, और शूट पे जो हुआ वो तो आपने देखा ही है। हाँ। तो शूट पे भी जो आपने देखा वो 15 मिनट का था, पर वो जो मेरे साथ था वो 1 घंटे का हुआ था। ठीक है उस हिसाब से। और मैं बताता हूँ कि वो एक घंटा वॉज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर मी इन माई लाइफ। इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, toughest 1 hour of my life. I won't say time, toughest 1 hour of my life. The most brutal 1 hour of my life. मतलब इतनी ऑनेस्टी से मेरे से एक ही इंसान ने विजन मिल जाता है, वेयर वी वुड हैव बीन, या वेयर वी वर गोइंग अदरवाइज। तो या बेटर हो गया। तो आपके मतलब मेंटली आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप अपनी पिच दे रहे थे उस टाइम? बताता हूँ। तो इट वॉज अ रोलर कोस्टर। जैसे जब मैं एंटर हुआ तो ऑब्वियसली मेरी पिच बहुत अच्छे से तैयार थी, और मैं स्टेज पे मैं बचपन से स्टेज पे हूँ, तो मेरे को उसका डर तो है ही नहीं। हाँ, मतलब उसका डर है नहीं बिल्कुल भी। तो जो क्रिएटिव टीम होती है ना शार्क टैंक की भी, तो वो इनिशियली आपकी पिच पे मतलब उसको कुछ स्पाइस अप करना है, टीवी के लिए बन रही है, पिच आपकी है,
बट कुछ चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं कि आप ये बोलो, मतलब हम उन्हें बताते हैं कि हम ये बोल सकते हैं, बोलेंगे नहीं ये मत बोलो, ये बोलो, टीवी पे ये नहीं बोल सकते, टीवी पे ये बोलो। उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बेसिकली वो चाहते हैं कि पिच अच्छी हो, लोगों को अच्छा लगे, शार्क्स हंसें, कुछ फनी हो, कुछ अच्छा हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो वो जो बॉन्ड वाला एंगल था वो क्रिएटिव टीम ने डाला था, क्योंकि सेट 07 से उन्होंने बॉन्ड बना दिया मेरे को। तो पहले उन्होंने देखा ये बात कर सकते हैं, उन्होंने लगा ये तो कर सकता है, मतलब इससे करवा सकते हैं, ये कर लेगा, ये तो हाँ कर देगा, ये डरेगा नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूँगा, कोई बात नहीं, ड्रिल मशीन पकड़ के बॉन्ड बनना है, कोई देख। उसके बाद वो IIT वाला एंगल था ना, उस पर भी उन्होंने प्रेशराइज तो नहीं किया, मतलब उन्होंने कहा कि ये एंगल आपको बोलना है, मतलब ये ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग एंगल है, बोलना है। मैं उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली नहीं सोचता हूँ, IIT वाले एंगल के बारे में बहुत। ठीक है, मैं चाहता था जाना, नहीं गया। आज की डेट में मैं जानता हूँ कि मैं नहीं गया वो बेटर था। आप जानते हो बच्चों को नहीं समझ आता। तो ये उन्होंने कहा ये बोलना है, मैंने ठीक है बोला, ठीक है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मैं भी लोगों को बताना चाहता था कि जाना ज़रूरी नहीं है IIT पे। अब IIT ना जाके भी बहुत कुछ कर सकते हो जो 100 IITians इकट्ठे होके भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हुआ क्या, उस पैनल में मेरे ख्याल से 5 में से 3 या 4 IITians थे। आई डोंट नो वो उन्होंने ऑफेंस ले लिया या क्या लिया। एक तो बॉन्ड मेरे को बना दिया, तो मेरे को ऐसा था, मैं पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इन्वेंटर हूँ, मैं बॉन्ड हूँ और मैं IIT नहीं गया, पर देखो मैंने 10 इन्वेंशन कर दिया। यार थोड़ा उस तरीके से उन्होंने टर्न किया, तो वो ऑफेंड हो गए। आई डोंट नो, मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, माई अजम्पशन। और उसके बाद उन्होंने उस बात को पकड़ लिया, IIT वाली बात को या बॉन्ड वाले एंगल को या इन्वेंटर वाली बात को, और उसको छोड़ा ही नहीं। ऑफेंड हो गए थोड़ा। प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की, प्रोडक्ट काम कैसे करता है, मार्केट क्या है, आपने कितना बेचा है अभी तक, उस पर बहुत ही कम बात हुई। ओरिजिनली रखा था IIT वाले को अपने पिच के अंदर? IIT वाले को नहीं रखा था, बोला नहीं, मैंने उनकी वजह से आपको सुनना पड़ा। तो बेसिकली यार, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांगली नहीं फील करता, मतलब मेरी पिच जो होगी उसमें मैं बात करूंगा कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या बनाया है और हम आगे क्या करने वाले हैं। नॉर्मल पिच, यू नो। IIT तो वो तो मेरी स्टोरी है ना, मैं क्यों बताना चाहूँगा, वो तो बाद में बात हो जाएगी। ठीक है, आपकी बैकग्राउंड बताओ, तो मैं बताऊंगा ठीक है मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, थापर से पढ़ा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ठीक है मैं IIT के लिए अप्लाई किया था, नहीं हुआ। वो एक सेकेंडरी कॉन्वर्सेशन है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेन हमारा बिजनेस के बारे में, या मेन बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, मेरे बारे में बात करो ना यार। मतलब जो एक इवेंट था मेरी लाइफ में हो गया, वो क्या मतलब उस पे ज्यादा एम्फसाइज कर दिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात जो चल रहा है वो देखो, जो भी है। सीजन 2 अगर आए, उनको पता है कि अश्नीर ग्रोवर कैसे हैं, मतलब उनको पता है वो प्रेशर कैसे है, आपको तो नहीं पता। आपको लगता है वो केविन ओलेरी जैसे? केविन ओलेरी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ वेरी सिविल इन्वेस्टर। केविन ओलेरी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें फॉलो भी करता हूँ। केविन ओलेरी माना कि ऑनेस्टी और यार ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है। लोग डरते हैं, नहीं डरते हैं, बट केविन ओलेरी कभी किसी को यार थ्रैश या डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। इंग्लिश हिंदी का वही फर्क आ जाता है ना। इंग्लिश हिंदी भी नहीं यार, एक होता है कि धंधे वाले लोग जो कहते हैं ना धंधा। एक तो धंधा मेरे को शब्द बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे खुद थोड़ा लगता है कि मतलब होता है धंधा करना है। मतलब ठीक है हिंदी भाषा में होगा, पर हिंदी भाषा में बेटर शब्द भी हैं यार बिजनेस के लिए। व्यापार बोल दो यार, बोलने वाला था। धंधा क्या यार बोलना है, मतलब धंधा तो फिर आपकी लैंग्वेज में और सामने बैठे हुए किराने वाली की लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं है। आपकी मेंटालिटी में उसकी मेंटालिटी में फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि वो 1 करोड़ कमा रहा है, आप 50,000 करोड़ कमा रहे हो। आई डोंट नो कितने हज़ार करोड़ कमा रहे हो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, बट यू हैव टू बी एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, उतना कि वो एक इंसान है, कुत्ता नहीं है। मतलब उसको एज एन इंसान ट्रीट करो, ठीक है। उसको बोलो मेरे को तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं है, उसको बोलो मुझे तुम्हारा बिजनेस पसंद नहीं है, उसको बोलो तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, उसको बोलो तुम बिजनेस बंद कर दे अपना, कुछ और कर, अच्छा कर। बट यार थोड़ी तो यार डिसेंसी रखो यार। वो तो मैं था, ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ मेंटली, ठीक है, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मैं एपिसोड देखा मैं यार, मैं हूँ तो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं वो डील कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को भी 1 हफ्ता लगा उससे निकलने में। कोई मेंटली स्ट्रांग इंसान ना हो, उसने ब्रेक थ्रू वो ये लेके क्वेश्चन करता है अपने आप को, कर क्या रहा हूं यार। वो सुसाइड कर सकता है यार इंसान, पुश कर सकता है। जो इंसान 20 साल दे के एक चीज पे काम कर रहा है, उसने पढ़ाई की, इन्वेंशन किया, कुछ जो भी किया यार, नहीं होगा काम का, पर उसने किया ना 20 साल से, तो एक चीज के पीछे लगा है, वो क्रैश ही कर दिया। तुमने बोल दिया तू कुछ नहीं है यार। अगर वो बंदा स्ट्रांग ना हो, वो क्या स्टेप ले सकता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
रियलिटी चेक जरूरी है, बट तरीका होता है तरीके से, मतलब रियलिटी चेक ना वो बहुत ही हार्श यार हो अनुपम मित्तल जी ने भी मेरे को बोला कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। उन्होंने भी मुझे बहुत बेटर लगा उन्होंने आपको एंड में जब आप जा रहे थे उन्होंने बोला व्हाट यू आर डूइंग इज, मतलब आप लगे रहो अपने गोल पे। और उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ, और उन्होंने वो स्पेशली इसलिए कहा, वही जो मैंने बात की ना मेंटली स्ट्रांग, उन्हें भी नहीं पता था कि मैं हूँ या नहीं, तो उन्होंने स्पेशली इसलिए कहा कि आप ये जो आज आपके साथ हुआ है इसको पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना, इसको फीडबैक है, नो वन मेंट टू यू नो डिसरिगार्ड यू और एनीथिंग, डिसरिगार्ड किया है नहीं किया वो छोड़ दो, बट नहीं करना चाहते थे, इसको पॉजिटिवली लो। उनका तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, उनकी ये बात कहना, वो उनका ज़रूरी नहीं थी ये बात कहना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, बट वो उन्होंने कही इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि यार सामने वाला बंदा इंसान है, मतलब उसको थोड़ा तो लीवे दो यार, मतलब थोड़ा तो उसको ठीक है डिस्करेज कर दिया तो उन्हें इनकरेजमेंट नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट इतना बोलेगा कि तू सीखना इससे, कुछ गलत मत कर देना, मतलब यू नो समथिंग लाइक दैट। पर सारे एपिसोड्स में बहुत स्वीट, मतलब वो ऐसे आपको कोई भी आप एपिसोड शार्क टैंक उठाओ इतने वो नहीं है, हीट अप नहीं हो जाते, काम है, और वो जो आ रहा है उसको समझते हैं वो, लाइक सपोज आप आए, वो समझ रहे थे कि क्या हुआ है आपके साथ, मिस्टर अश्नील ग्रोवर ने क्या क्या बोला, तो वो उस मोमेंट पे समझ गए, जैसे आपने बोला जरूरी नहीं था उनका बोलना, बट ही अंडरस्टैंड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन जो सामने खड़ा है, कि यार आप इसको आराम से लेना, क्योंकि वो भी किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही नाजायज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स जांच के परख के, वो बहुत ही सीजनड इन्वेस्टर हैं, शार्क टैंक से पहले 200 कंपनीज में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके थे शार्क टैंक से पहले ही, तो ही इज़ अ वेरी सीजनड एंटरप्रेन्योर एंड अ सीजनड इन्वेस्टर एज वेल। और यार चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, या चाहे आप एक चाय वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डिसेंसी से बात करना तो यार सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ करो लाइफ में, ना करो तो 20,000 करोड़ रुपए कमाओ या 20,000 रुपये कमाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे एंड ऑफ द डे, बट एटलीस्ट थोड़ी डिसेंसी बात करने में, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान हो, कोई भी सिंपल होती है। आपके उस टाइम क्या दिमाग, जब आप गए आपको लगा मेरे को आज इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और अगर लगा तो आपको क्या लगा किससे मिलेगी, या फिर सोचा कि नहीं मिलेगी? मैं जा रहा था, जब मैं गया उसमें तो पहले 3 मिनट तो मेरी पिच थी, तो पहले 3 मिनट तो मेरे थे, और आधा घंटा 40 मिनट्स किसका था, मैं वही बताता हूँ। तो पहले 3 मिनट मेरी पिच, मतलब वो 3 मिनट हमें मिलते हैं अनइंटरप्टेड, कि कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, आपको क्वेश्चन नहीं बोल सकता, तो 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, उससे ज़्यादा बोला फिर कोई इंटरप्ट कर सकता, तो 3 मिनट तो मैं था ऑन टॉप, 3 मिनट तो मैं था कि यार बढ़िया सही जा रहा है, मैंने सही किया, सही पिच, क्या बढ़िया पिच, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे फील नहीं होता, बट यू नो वो रहता है अंदर, जैसा प्लान किया था निकल गया भाई, मतलब मैंने कोई goof ups नहीं थे, मैं कुछ भूला नहीं, ये सब मंबल नहीं किया, बहुत लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे वो भी किया है और उनका वो कट करके उन्होंने दिखाया, मैंने ऐसा कुछ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो आई वॉज ऑन टॉप। उसके बाद जब क्वेश्चंस या कमेंट्स, रादर मेरे को क्वेश्चंस कम आए हैं, कमेंट्स ज़्यादा आए, ठीक है, जब कमेंट्स आने शुरू हुए, मैंने कहा यार, तब मेरे दिमाग में चल रहा था यार, ठीक है ओके ये हो रहा है, इसका क्या रिस्पॉन्स करूं, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स कैसे दूं, बट आई स्टूड देयर स्ट्रांगली, एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी थी कि ठीक है, वॉट एवर कम्स माई वे, दिस इज़ माई मोमेंट, आई एम गोइंग टू कम बैक स्ट्रांगली एंड पॉजिटिवली। आप लोगों ने विप्लैश देखी है मूवी? I recommend you and everyone watching this podcast to watch Whiplash. It will give you the biggest motivation of your life. तो Whiplash में एक quote है, उसमें एक quote है, whoever is meant for greatness will never get demotivated no matter what happens. तो Whiplash में एक coach होता है और एक student होता है, वो कोच जो होता है उसका तरीका थोड़ा अश्नील ग्रोवर टाइप होता है, मतलब बहुत ही हार्ड ब्रूटल, गाली सब, मतलब लिटरली फिजिकल अब्यूज़ भी। उसका प्रिंसिपल कोच का सिर्फ एक होता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ दुनिया का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट म्यूजिक प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वॉट एवर, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट। और मेरे को ना टाइम वेस्ट नहीं करना उन लोगों के साथ जो सिसक के रोके एक कोने में जाके बैठ के रोने वाले हैं, ठीक है, मैं वो ग्रेट ढूंढ रहा हूँ, मेरे को चाहे मेरी लाइफ लग जाए, मेरे को ना मिले, बट मैं वो बनाना चाहता हूँ। और उसने कहा कि जो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है ना किसी भी चीज़ से, सिंपल सी चीज़ है कि वो ग्रेट बनने के लिए बना ही नहीं है, ही इज़ नॉट मेंट फॉर ग्रेटनेस। तो एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड स्टोरी है, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है जो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जब वो यंग तुम्हारी एज पे थे, तो उनको एक दिन मौका मिला स्टेज पे बजाने का, एक बहुत बड़े
सिंगर के साथ या एक बहुत बड़े आई डोंट नो स्टेज प्लेयर के साथ, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कुछ गूफ अप कर दिया स्टेज पे जो तुम्हारी एज पे थे वो म्यूजिशियन, तो उन पे पब्लिक हंसी, मतलब ऑब्वियसली सारे लोग हंस रहे थे। और उनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि तू क्या कर रहा है, मतलब तेरे को आज के बाद नहीं मैं मतलब कोई काम नहीं मिलेगा, तू जा यहाँ से, तू म्यूजिशियन नहीं बन सकता, निकल जा यहाँ से। उस इंसान ने, उस बच्चे ने एक ही काम किया, ही वेंट बैक टू हिज होम, उसने खुद को लॉक किया अंदर से, उसने 10-15 दिन कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की, सिर्फ प्रैक्टिस। ये तो ठीक है, फिर उसके बाद बाहर आया जो भी, 1 साल उसने कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ की, प्रैक्टिस, फोकस। 1 साल सिर्फ प्रैक्टिस की। फास्ट फॉरवर्ड 1 साल के बाद वो फिर स्टेज पे आया और उसने बेस्ट एवर सोलो उस इंस्ट्रूमेंट का बजाया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था, एंड दैट पर्सन डाइड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम। अब अगर वही बंदा या बच्चा घर जाके रो के अपने पिताजी को कहता मेरे को म्यूजिक नहीं करना, मैं इंजीनियरिंग करूँगा या मेरे को कोई और फील्ड चूज करना है, तो दुनिया को अपना वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन नहीं मिलता। तो यही सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप डीमोटिवेट अगर हो जाओ या अगर आप डीमोटिवेट होने वाले हो तो समझ लो कि आप ग्रेट नहीं बन सकते, या अगर आपको बनना है ग्रेट तो आप नहीं बन पाओगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहता था मैं वहाँ पे, सिंपल सी बात थी, सिंपल सा फंडा था। आई डिडंट वांट टू गेट डीमोटिवेटेड एंड आई वांटेड टू कम बैक स्ट्रांगली टू व्हाटएवर वाज कमिंग माय वे, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट, बट ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत प्रेशर है। एक रे ऑफ होप मेरे को इस तरफ से दिखी, पीयूष बंसल की तरफ से, जिन्होंने बाकी लोगों को कहा कि ये लोग इन्वेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझसे बात करो, ठीक है। ऑल्दो वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब इनिशियली वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कि मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और वो भी हंसते हुए उन्होंने कहा था कि मतलब लिटरली मेरा वहाँ मजाक ही बन रहा था एक टाइम तक, उस टाइम तक। पर जब उन्होंने मुझसे जो सही क्वेश्चंस पूछे जो टीवी पे कम दिखाए गए हैं, और मैंने उनके सही जवाब दिए कि आप कर क्या रहे हो, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे इन्वेंट करते हो, आप प्रोडक्ट अगर ये बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, जब मैंने उन बातों का जवाब दिया तो उन्होंने खुद कहा, अगेन ये भी एपिसोड में नहीं, उन्होंने खुद कहा कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, आपके पास डायरेक्शन नहीं है शायद, आप में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में हिट कर रहे हो। आपके पास एक बहुत बड़ा हथौड़ा है, ठीक है, आपको एक पत्थर को तोड़ना है, पत्थर यहाँ पड़ा है, आप यहाँ मारोगे तो पत्थर थोड़े ना टूटेगा, तो पत्थर पे मारने से टूटेगा ना। आप में पोटेंशियल था, बस आपको रास्ता दिखाना था, बेसिकली एक डायरेक्शन देना ज़रूरी था। तो उन्होंने मतलब जस्ट मेरे को तो लगता है उन्होंने मेरे को जब ऑफर किया वहाँ पे 75% के लिए, इक्विटी के लिए, जो भी मैंने मांगा था, तो दैट वाज टू जस्ट शो कि यार आई सपोर्ट यू, मतलब आई सपोर्ट, एंड ऑब्वियसली इट वाज अ रिस्क दैट ही वाज टेकिंग एंड इट वुड हैव बीन अ रिस्क फॉर मी टू टेक दैट डील एज वेल। जब मैं बाहर गया मैंने सोचा उसके बारे में, तो आई थॉट कि यार वैसे भी अभी हम कुछ मतलब कुछ बहुत ऐसा बड़ा कर नहीं रहे हैं, मेरे को डायरेक्शन चाहिए। ये तो मेरे को उस 1 घंटे में समझ आ गया था कि मेरे को डायरेक्शन चाहिए। मतलब ठीक है, जो आ रहा था उससे मैं ऑफेंड नहीं हो रहा था, मतलब इट हर्ट्स यू, इट वाज हर्टिंग, क्योंकि तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम पिछले 3.5-4 साल से जो कर रहे हो, इनफैक्ट मैं तो उसको एक्सटेंड करूंगा पीछे 10 साल से, वो गलत कर रहे हो, डायरेक्शन गलत है, तो वो हर्ट करता है तुम्हें। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि ये जो 5 लोग सामने बैठे हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, और कोई रीज़न है कि ये सक्सेसफुल हैं, अश्नीर ग्रोवर इंक्लूडिंग। तो आई वॉन्टेड टू मेक यूज़ ऑफ दैट फीडबैक एंड आई अंडरस्टूड कि यार जो ये बोल रहे हैं, मुझे उससे इतना तो समझ आ गया मैं गलत डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन चाहिए। पैसे से ज़्यादा मेरे को डायरेक्शन चाहिए। आई कम फ्रॉम अ डिसेंट एनफ फैमिली। 25 लाख जो मेरे को वो दे रहे थे 75% इक्विटी के लिए, 25 लाख मैं अपनी मदर से भी ले सकता हूँ, 0% इक्विटी 0% डेट पे, मैं उनको वापस दे सकता हूँ 4-5 साल बाद, कोई प्रेशर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेटिंग में आपको कितना टाइम मिला था सोचने के लिए? 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम। इतना टाइम मिलता है? मतलब आप पे है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते, हाँ वही रूल्स है। तो मैं आई जस्ट वेंट आउट एंड थॉट पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आई वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विद पीयूष बंसल, आई वॉन्टेड हिज डायरेक्शन, आई वॉन्टेड हिज गाइडेंस, आई वॉन्टेड टू वर्क विद हिम, अंडर हिम, लर्न अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस, लर्न कि एक बिजनेस को 0 से लेके एक यूनिकॉर्न तक कैसे लेके जाते हैं, जो वो लेंसकार्ट को लेके गए हैं। बेसिकली फॉर 25 lakhs यू आर गेटिंग हिज नेटवर्क। तो वो डील 25 लाख की, अब वो भी नहीं है, अब तो और बेटर है, वो भी बता दो। बताया नहीं मेरे ख्याल में। तो वो जो डील है वो 25 लाख की ऑन पेपर लग रही थी पहले, बट वो 25 लाख की नहीं थी, क्योंकि
25 लाख के साथ एक तो पीयूष बंसल के साथ एसोसिएशन मिल रही थी मेरे को, ठीक है। उसके बाद मेरे को डायरेक्शन मिलने वाली थी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आई वुड हैव हैड सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 3-4 years एटलीस्ट, क्यों मैं एक ऐसी एज पे हूँ जहाँ मेरे को शादी करनी है, आई हैव टू सेट अप माई फैमिली। उनका भी एक टाइम होता है, आप एंटरप्रेन्योर हो या जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम होता है लाइफ में, हमारी बॉडी में एक सर्टन टाइम होता है जिस टाइम पे वो चीज़ें होनी होती हैं, ठीक है। तो वो करना है सब हमें। तो उसके अलावा उनका नेटवर्क, उसके अलावा उनका प्लेटफॉर्म, उसके अलावा उनके स्टोर्स जितने हैं, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो उनके स्टोर पे वो बेच सकें, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का किसी का कुछ आई डोंट हैव टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। उसके अलावा जो बिजनेस के चोर्स होते हैं, चोर्स आर लाइक अकाउंटिंग, नॉर्मल कंप्लायंसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, बिजनेस साइड की चीज़ें जो मेरे लिए काम है, जो मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ मेरे लिए काम नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी है। मतलब मेरे लिए इंसान उतने मैटर नहीं करते, मेरे लिए काम मैटर करता है। मैं रिटायर नहीं होऊंगा कभी लाइफ में, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, मैं रिटायर नहीं हो सकता। I live to work, I live to make, I like building things. When I look around, I want to see every product and see कि मैं इसको better कैसे कर सकता हूँ, क्या हो रहा है। और ये मेरे को सोचना नहीं पड़ता, ये मेरे अंदर इनबिल्ट है, ये खून में है। मतलब ये पिछले 10 साल से जैसे मैंने अपने आप को ढाला है, ये बन गया हूँ मैं। हाँ, तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं कुछ बनाने के लिए उठता हूँ, मैं किसी इंसान से मिलने के लिए नहीं उठता हूँ। मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल पर्सन, नॉट इवन माई पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड और वाइफ टू बी। I love my work more than anything else. And I live only for work. अगर आज कल मेरे को कोई बोले कि हम आपको काम नहीं करने देंगे तो I can't live. बिल्कुल सिंपल, खत्म। कोई और प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हो अभी इन प्रोसेस आप बना रहे हो, कोई आपने कोई आइडिया सोचा है? मैं बहुत से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, बट पीयूष के बाद मेरे को, पीयूष की गाइडेंस और एडवाइस के बाद मेरे को एक चीज़ पता चली है कि बहुत डायरेक्शंस पे सोचने से बेटर है एक बड़ी प्रॉब्लम ढूंढना जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो, और उसके लिए एक सोल्यूशन बनाना, ऐसा ढांसू सोल्यूशन बनाना जो जिसको कोई ना कर सके, स्केलेबिलिटी इजी हो जाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो, स्ट्रॉन्ग। उन्होंने शो पे भी बोला था कि आप बहुत जगहें पे देख रहे हो, बहुत डायरेक्शंस पे देख रहे हो, आप एक प्रॉब्लम पे देखो, उसको सॉल्व करो कि एक आपका प्रोडक्ट अगर बड़ा हो जाए तो फिर उससे बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा, एक प्रोडक्ट अगर हिट हो जाए। पर्सनली आपका फेवरेट प्रोडक्ट अभी आपकी लाइनअप से कौन सा है? मेरी लाइनअप से मेरा फेवरेट प्रोडक्ट अभी तक मेरे लाइनअप से यार ऐसा है, देखो जब आप किसी नहीं, उल्टा है, जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हो, ठीक है, ये बच्चे हैं मेरे, मतलब आई एम इन्वेंटर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, टाइम लगा है, तो वो आप अपने बच्चों पे कभी ये नहीं बोल सकती ये अच्छा है ये बुरा है, ये पसंद है मेरे को, दे आर ऑल माई चिल्ड्रन। तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरा एक फेवरेट है। हर एक इन्वेंशन, हर एक प्रोडक्ट, हर एक डिज़ाइन, हर एक आइडिया के पीछे बहुत एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत डिवोशन, बहुत स्लीपलेस नाइट्स गई हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन कंपेयर द इन्वेंशंस टू ईच अदर। हाँ, पर यूटिलिटी के मामले में आई थिंक द टू फ्लैट फोल्डिंग कोलैप्सिबल कप मेरे हिसाब से, इवन अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल वो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट मेरे हिसाब से इट हैज़ द पोटेंशियल टू मेक अ बिग इम्पैक्ट। इट्स अ फ्लैट फोल्डिंग सिलिकॉन बेस्ड कोलैप्सिबल कप जो पॉकेट में आप कैरी कर सकते हो। पॉकेट में लाए थे और मैं गाड़ी में भी ये बोल रहा था, लगता है कमोडिटाइज हो जाएगा जैसे उन्होंने यार, जिस देश में हम बैठे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। देश आप किस जगह पे बैठे हो बहुत मैटर करता है। उस देश के भी जिस शहर में हम बैठे हैं, यहाँ जाके मैं इसको सड़क पे जाके बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट है, कोई देखेगा भी नहीं। बिल्कुल सिंपल सी ऑनेस्टी, ब्रूटली ऑनेस्टी वाली बात बता रहा हूँ। यही प्रोडक्ट मैं कैलिफोर्निया लेके जाऊंगा और पिच करूंगा ना, बिल्कुल कम से कम 5 इन्वेस्टर आएंगे कि हमसे पैसा लो, हम बना के आपको, हम चाहते हैं ये बनाओ आप। क्योंकि वहाँ पे लोगों में कॉन्शियसनेस है और वो चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसा करना जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। और एक और रियलिटी बताता हूँ, हमारे यहाँ पे 70% लोग सिर्फ घर का खाना ही अरेंज कर लें, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। 70%। तो हम उनको मतलब इस चीज़ का लिए दोषी भी नहीं कह सकते, क्योंकि 70% पॉपुलेशन तो सिर्फ अपने घर के खाना अरेंज करने में अपनी ज़िंदगी निकाल रही है, ठीक है। वहाँ पे लोगों की लाइफ एस्टैब्लिश्ड है, सेट है, उनके पास ऑलरेडी पर्क्स हैं, इंश्योरेंसेज हैं। वहाँ पे उनको एक फ्रैक्चर भी हो जाए उनको 0 पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कंट्री पे करती है।
सड़कें साफ हैं, खुली हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कुछ नहीं. ट्रैफिक जैम्स हर जगह होते हैं कुछ कुछ, बट यू नो मतलब यू गेट द आइडिया. दे आर लिविंग ए लैविश लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग. तो अब जब उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तो अब वो सोच सकते हैं यार ये कप जो है ये प्लास्टिक का क्यों है, इसको किसी और चीज का, फिर वो ये इस पे आ सकते हैं. अभी जब हमारी यार बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो हम उस चीज के बारे में कहाँ से सोचेंगे. थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री में उधर वो यही चलता है. आपको इंडिया में मतलब क्या लगता है कि 10 साल में बिजनेसेस कैसे होंगे? मतलब इंडिया 10 साल में बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखो पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेके अभी क्या 25 फेब है, अभी तक इंडिया में कम से कम 4 या 5 यूनिकॉर्न्स बन गए इस साल में, सिर्फ 1.5 महीने में, 1.5-2 महीने में. 10 साल में इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप का और बिजनेस का हब होगा. मतलब इंडिया से बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग बिजनेसेस, सक्सेसफुल बिग बिजनेसेस दुनिया में कोई नहीं होगी, नॉट इवन अमेरिका. अभी की जो पॉलिसीज है मतलब बिजनेस की, क्या लगता है? मतलब बिजनेस सेटअप करना इजी लगता है, कन्वीनियंस बहुत है? बहुत इजी है कंपेयर्ड टू मैं नाम नहीं लूंगा, यूएस नहीं, यूएस से कंपेयर नहीं करते. यूएस से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमसे कम से कम 50-100 साल आगे हैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस. मतलब वहाँ के एक सड़क से उठा के बंदे को मैं बोलूँ कि यार ये 2 चीज़ें हैं, आप इनमें से क्या करोगे, वो सही चीज़ करेगा. उसमें उसका फ़ायदा नहीं भी होगा तो भी. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में उस बंदे को अगर फ़ायदा थोड़ा 10 रुपये का फ़ायदा भी मिल रहा है तो वो लोग 10 रुपये के फ़ायदे के लिए अपने फ़ोन के प्लान्स स्विच करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, क्योंकि वो 10 रुपये की वैल्यू यहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सही चीज़ के लिए वो करेंगे. बहुत आगे यूएस हमसे, ठीक है, तो उनसे कंपेयर नहीं करते. मैं हमारी पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करता हूँ. तो पिछली गवर्नमेंट से अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने अभी तक 6-7 पेटेंट फाइल किए हैं अपने टेन्योर में, 2018 के बाद, 2019 के बाद, ठीक है. तो एक पेटेंट फाइल करने के लिए, और मैं बताता हूँ मैंने थ्रॉटल बॉडी वॉल्व का 2014 या 2013 जब मैं थापर में था पेटेंट क्यों फाइल नहीं कर पाया. उस टाइम पे पेटेंट फाइल करने की कॉस्ट थी 1 से 1.5 लाख रुपए. 1 से 1.5 लाख रुपए लगते थे सिर्फ पेटेंट फाइल करने में, ठीक है. उसके अलावा आपको पेटेंट अटर्नी ढूंढनी पड़ती थी, कोई एडवोकेट ढूंढना पड़ता था. एडवोकेट सही मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका आइडिया चुरा के तो नहीं भाग जाएगा, ऑब्वियसली आपके दिमाग में डर, ऐसा होता नहीं है, पर आपके दिमाग में डर होता है, ठीक है. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019, जब मेरे पास आइडियाज़ हैं. व्हील असेंबली मशीन मेरा पहला पेटेंट था जो मैंने फाइल किया था. स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपने सुना होगा. स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे मेरे को पेटेंट अटर्नीज़ की एक पूरी लिस्ट मिली थी. आई डोंट नो कितने अटर्नीज़ थे उसमें, बहुत से एडवोकेट्स थे. स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप एक पेटेंट फाइल कर सकते हो इन अटर्नीज़ के थ्रू विदाउट पेइंग देम एनीथिंग. मतलब जो अटर्नी है प्रोफेशनल फ़ी 0, आपको सिर्फ गवर्नमेंट फ़ी पे करनी है. फॉर्म्स फाइल जो आप करते हो गवर्नमेंट के साथ, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे. तो व्हील असेंबली मशीन का पेटेंट जो है मैंने फाइल किया था 25,000 रुपये में. दुनिया में मैं गरीब कंट्रीज़ को भी मिला रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें एक पेटेंट 25,000 रुपये में फाइल हो सके. ये 2019 की बात है बाय द वे, ठीक है. इसमें मैंने कुछ पैसे जो हैं अटर्नी को भी दिए थे प्रायर आर्ट सर्च करने के लिए, डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी, ठीक है. व्हील असेंबली मशीन का पेटेंट मेरे को मिला था 6 महीने में. 6 महीने में पेटेंट ग्रांट हुआ था. पेटेंट ग्रांट होने में ना इससे पहले 3 से 4 साल लगते थे. बड़ा फर्क है. अमिताभ कंठ जो नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है. तो अमिताभ कंठ जी ने मेरे पेटेंट के बारे में और जो 6 महीने में पेटेंट ग्रांट हुआ था उसके बारे में ट्वीट किया था कि ये है हमारी गवर्नमेंट जो अभी इन चीज़ों पे काम कर रही है, ठीक है. तो 6 महीने में पेटेंट मिला था. ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बताया. उसके अलावा कंप्लायंस पे बात करता हूँ. कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, आज से पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको 3 से 4 दफ्तरों पे फिजिकली जाना पड़ता था. और 3 से 4 दफ्तरों में फिजिकली जाने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? वहाँ पे जितनी चक्कर तो एक चीज़ है, जितनी फीस है आपको सिर्फ फीस नहीं देनी पड़ती है वहाँ पे आपको कुछ और भी देना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं. मैं समझ गया. पर जब पूरा सिस्टम अब ऑनलाइन है, डिजिटल, खत्म, वो पूरा एंगल ही खत्म हो गया. आज की डेट में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर दिया तो टोटली खत्म. आप अपने घर पे बैठ के या अपने सीए के थ्रू ऑनलाइन आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो 15 दिन में विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मनी. कहूँगा मैं उसे सही चीज़ नहीं कहूँगा जो वो होती है, एक्स्ट्रा मनी टू एनी ऑफिसर. ऑफिसर्स
उसकी भी, उनके लिए भी काम हो रहा है, उनके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे लिए भी काम कर रही है। दिक्कत ये है कि अपने देश में लोग जो कंप्लेन करते हैं ना, वो लोग हैं जो या तो इन्वॉल्व नहीं है सिस्टम में, या वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिस पे एक्चुअली में गवर्नमेंट काम कर रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उस जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, सेटअप करना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है कि हमें कितने पर्क्स मिल रहे हैं, और मेरे को पता है कि अगर यही कंपनी मेरे को जर्मनी में खड़ी करनी होती है तो मेरे को कितने पैसे लगते हैं, मेरे को कितना एफर्ट लगता है, मेरे को कितनी अटर्नीज ढूंढनी पड़ती। कोई रीज़न है जर्मनी से इंडिया आके मैं सेटअप किया, इंडिया में हम बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको पता है, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो पर्क्स हमें इंडिया में मिलते हैं ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलते। जितनी फ्रीडम हमें इंडिया में मिलती है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जर्मनी में आप सिग्नल एक क्रॉस कर जाओ, यहाँ पे तो आप अपने मन से क्रॉस कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कैमरा लगा भी हो। वहाँ पे अगर एक बार क्रॉस किया, एक डीमेरिट पॉइंट। बेसबॉल देखा है किसी ने? 3 स्ट्राइक्स होती हैं उसमें, है ना? जर्मनी में ट्रैफिक पे 3 स्ट्राइक्स होती हैं। आपने एक बार रूल तोड़ा, 1 स्ट्राइक, ठीक है? डीमेरिट पॉइंट आया, 1 महीने तक गाड़ी नहीं चला सकते। दूसरी बार रूल तोड़ा, 2 स्ट्राइक, 6 महीने तक गाड़ी नहीं तोड़ सकते। आपने अगर एक और बार रूल तोड़ा, लाइफ लॉन्ग आप गाड़ी नहीं चला सकते, परमानेंट लाइसेंस कैंसिल। चाहे जिस माई के लाल को बुला लो, जिस मर्जी मंत्री को बुला लो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपने गाड़ी चलाई उस दिन? हाँ, गाड़ी चलाई है। आपने किया? नहीं, मैं सिग्नल यहाँ पे भी नहीं तोड़ता भाई। जम्मू में ऐसा होता है कि मैं लाइट लाल होती है, लोग आगे जा रहे होते हैं, मैं गाड़ी रोकता हूँ, तो मुझे देख के 2-3 लोग और रोक लेते हैं, ठीक है? तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी, वहाँ पे कोई तोड़ेगा रूल नहीं। उसको पता है गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। लोग प्रोटेस्ट कर देंगे, क्या कर दिया? तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पे गोली मार देंगे। ऐसी इधर गोली मारने पे प्रोटेस्ट होगा फिर। तो वही तो ना, यहाँ पे हमें इतनी फ्रीडम मिली है, हमें उसका यूज करना चाहिए, हमें उसको सही तरह से यूज करना चाहिए। हमें इतनी फ्रीडम मिली है, हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना ज़्यादा FDA के अप्रूवल या कुछ, इनिशियली एटलीस्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। हमें उसका यूज़ करना चाहिए। हमें जो ये एक बहुत बड़ी, लोग दुनिया से इंडिया आते हैं सिर्फ फ्रीडम देखने की, यार कितने आराम से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई फालतू की टेंशन नहीं है। लोगों ने टेंशन अपने लिए बना रखी है जो भी, बट जो गवर्नमेंट साइड की स्ट्रिक्टनेस होती है ना, वो नहीं है इंडिया में इतनी उस लेवल पे। तो आपको वो फ्रीडम अगर मिली है अभी, तो उसका यूज़ करो अच्छे से। तो ऐसा मतलब हमारी कंपनी में बहुत से ऐसी, हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो आज की डेट में हैं, जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसेस को प्रमोट और मोटिवेट करती हैं टू डू बेटर। आपकी डील कितनी बार चेंज हुई बिहाइंड द सीन्स? बहुत बार। कोई अप्रॉक्स नंबर हो? टाइम कितना लग गया? तो मैं बताता हूँ, टाइम भी नहीं, कितनी बार चेंज हुआ? तो जैसे मैंने बताया, दिसंबर में शूट था, तो दिसंबर में तो बात होगी, ठीक है ये डील होगी। तो उसके बाद 15 से 20 दिन बाद मेरे को उनकी टीम से कॉल आई कि ठीक है आपकी डील हुई, तो आपके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो शार्क टैंक पे डील होती है उसको एक हैंडशेक डील कहते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हैंडशेक डील का मतलब कि ठीक है, आप मुझसे मिले, आपने इन्वेस्टमेंट मांगा, आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगे 20% के लिए, मैंने कहा ठीक है, ओके मैं दूंगा। इसका कुछ मतलब नहीं है, ये हैंडशेक डील है। अब इसके बाद आप मेरे को फ़ोन करो, मैं मना कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन करूँ, आप मना कर सकते हो। हमने किसी पेपर पे साइन नहीं किया, ठीक है? ये एक कमिटमेंट है, वर्बल कमिटमेंट हमने कर दिया, हैंडशेक डील है। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होती है, एक कंपनी की ड्यू डिलिजेंस होती है जो इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। तो हमारी ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गई थी जनवरी में ही, ठीक है? ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गई तो वो सब हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जब डील ली थी, मेरा पर्पस था पीयूष बंसल के साथ डायरेक्शन लेना, और मेरे को पता था हैंडशेक डील है, मैं बाद में जाके सोच सकता हूँ कि मैं जो ले रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं। तो मैंने बहुत सोचा, ऑब्वियसली मेरे पास टाइम था, और मैंने सोचा तो मैंने ये समझा और ये डिसाइड किया कि यार 75% तो मैं नहीं दे पाऊँगा सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए, क्योंकि अगर मेरे को 25 लाख रुपए तो मैं यार बहुत आराम से कहीं और से भी उठा सकता हूँ। मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से इकट्ठे करके 25 लाख रुपए उठा सकता हूँ। मेरे को डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको कहूँ कि आप मेरे को एक भी पैसा मत दो, मेरे को अपने महीने के सिर्फ 5 मिनट दे दो, चाहे 10% मेरी कंपनी के ले लो, पर 5 मिनट चाहिए मेरे को आपके हर महीने में। मेरे को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए आपसे, पैसे तो मैं अरेंज कर लूँगा कहीं ना कहीं से, ठीक है? मैंने ये बात की, मैंने पीयूष के साथ जब मेरी पहली कॉल थी इन्वेस्टमेंट के बाद, मैंने ये बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर रहो, और ये 75% को 75% की तरह मत देखो। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा नंबर, उन्होंने कहा आज की डेट पे मेरे पास भी सिंगल डिजिट पे इक्विटी है लेंसकार्ट में, बट मेरे को कोई एज एन एम्प्लॉई या एज अ जॉब तो नहीं देखता। आज भी कंपनी तो मैं ही चला रहा हूँ, CEO तो मैं ही हूँ। तो ये जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप नौकरी कर रहे हो या ये जॉब हो गई या ये स्लेवरी है जो बाद में बोल रहे थे, तो इसको वो सब बकवास है, ठीक है? ये सब मत सोचो। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है
ऑब्वियसली मेरे को उन पे ट्रस्ट है तभी मैंने डील ली। कोई और उस पैनल में मेरे को ये डील देता तो मैं नहीं लेता। मेरे को 65% पे वो बोट वाले जो हमारे अमन गुप्ता जी वो दे रहे थे, मैं नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि इसको एज अ बिजनेस देखो जहाँ आप स्टिल एंटरप्रेन्योर रह रहे हो, आपको डायरेक्शन मिल रही है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। डील आप 25 लाख मत देखो। तो ये 25 लाख से बढ़ के, और अगेन मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ कि उतनी थी, पर बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके अलावा मेरे को सैलरी मिलनी थी, डेट भी हट गया, डेट पूरी तरह से हट चुका था। ठीक है, ये हुआ था जब मैंने पहले डील डिक्लाइन कर दी थी, जब मैंने कहा था कि मैं नहीं लूँगा। फिर उसके बाद ये डील बेटर हो गई थी बहुत ज़्यादा, और लोन का पार्ट कम्प्लीटली हट गया था। ठीक है, उसके बाद फिर और कुछ हमारी डिसएग्रीमेंट्स हुई, कुछ और डिसएग्रीमेंट्स हुई किसी चीज़ पे। तो फिर हमने बेटर डिसीजन ये सोचा कि दोनों पार्टीज़ को क्या चाहिए। मेरे को चाहिए डायरेक्शन, ठीक है, उनको चाहिए मेरा टैलेंट, उनको यूज़ करना है मेरे टैलेंट को, और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करूं, जिससे बेसिकली उनके लिए भी फ़ायदा है, और मैं उनसे डायरेक्शन तो ले ही रहा हूँ। ठीक है, तो आज की डेट में जो डील है, अगेन एग्जैक्टली डील क्या है मैं ये नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू दैट आई ओन सेट 7। हाँ, 100%। वो भी नहीं बता सकता। नहीं, पर आई थिंक इन द एंड आपके लिए अच्छे तरीके से ये वर्कआउट बहुत, आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कुड हैव हैपेंड हैज हैपेंड। तो अब मेरा नेक्स्ट जो फ्यूचर का प्लान है वो मल्टीफोल्ड है। मल्टीफोल्ड इन द सेंस कि मेरे को रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे जनरेट करनी है अपने लिए पर्सनली, क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियली मैं एक थोड़ी डिफिकल्ट स्पेस पे हूँ। सेट 7 तो है ही, मैं भी हूँ। तो मेरे कुछ प्लान्स हैं अगले 2-3 साल के लिए कि मेरे को कैसे वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स काइंड ऑफ मेंटेन करनी है, ताकि मैं वो अगला बड़ा प्रोडक्ट, अगला बड़ा जो एक इम्पैक्ट है दुनिया पे, उसके लिए तैयारी करके कर सकूं, क्योंकि उसके लिए मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी। नया कोई प्रोडक्ट हो, हम अंडर एम्बार्गो आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई 2Go2 आ जाए तो हम उसको डील। अभी तो 2Go1 तो आने दो यार। मेरे को एक्चुअली पर्सनली में बड़ा अच्छा लगा वो। मैं गाड़ी में बोल रहा था, मैं यार चीज़ में है थोड़ा पोटेंशियल है, लाइक मैं ले लूँगा। मतलब आप स्कूल ले सकते हो या कहीं पे भी यार। जैसे आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो, बिल्कुल वो कप बिल्कुल एक फोन की तरह है, मतलब फोन की तरह कोलैप्स होता है, पॉकेट में आ जाता है आराम से। ये ग्लास जो है ये शीशे का है आपका, सपोज इसको मेरे को सपोज कहीं लेना ही हो, वो बेटर पोर्टेबिलिटी है ना, इसके टूटने का चांस है। या तो मैं उसका आइडिया आपको बताता हूँ मेरे को आया कहाँ से। मैं जब दिल्ली में था, वही इंक्यूबेशन के टाइम पे जब दिल्ली में था, तो मेरा एक टम्बलर है जिसमें मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो मैं प्लास्टिक कप्स या प्लास्टिक लाइंड कप्स, पेपर कप्स नहीं यूज़ करता। मतलब मैं एक बंदा आपको दिखूंगा भीड़ में जो एक्चुअली में जो बोलता है वो करता है। तो वो इतना बड़ा टम्बलर मैं अपने ऑफिस बैग में कैरी करता हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ता है दिल्ली में, तो मैं कॉफ़ी लेता हूँ मेट्रो में, उसी में पीता हूँ। वो इतना बड़ा कप है, उसको बैग में रखना, लैपटॉप भी है, बाकी सामान भी है, तो बहुत बल्की हो जाता है। तो एक दिन मैंने अपनी फियांसे, माय वाइफ टू बी, के वो डॉक्टर है, तो और वो उस टाइम पे दिल्ली में थी, तो मैंने उसके बैग में एक पेपर कप देखा, फोल्डेड पेपर कप, ऐसे दबा हुआ। हाँ, दबा हुआ। तो मैंने पूछा ये क्यों रखा हुआ है, गंद क्यों रखा हुआ है पर्स में? गंद नहीं है, हमारे जो हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वाटर डिस्पेंसर तो है, पर वो कप नहीं देते, मतलब वहाँ पे कप नहीं मिलता, तो वो कप कहीं और से लाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। वहाँ से आइडिया है कोलैप्सिबल कप का, कि ये कोलैप्सिबल कप ऐसा जो हाइजीनिक भी हो, सिलिकॉन बेस्ड हो। सिलिकॉन इसलिए क्योंकि सिलिकॉन इज़ द बेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ फूड ग्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, माइक्रोवेव सेफ भी हो, और जो किसी भी पॉकेट में कैरी किया जा सके। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस कैंपिंग में भी हैं, इसकी एप्लीकेशंस नॉर्मल कम्यूटर्स, जैसे मैं कम्यूट कर रहा था दिल्ली में, नॉर्मल कम्यूटर्स के लिए भी है इसकी एप्लीकेशन, एयरलाइंस के लिए भी है, क्योंकि ये स्टैकेबल है। मैं समझ गया। ठीक है, एक मतलब इतने से एरिया में 20 कप रख सकते हो आप कोलैप्स। उसके बाद जब आगे कितनी कॉस्टली होगी, आगे आप कस्टमर को दे दो, एनहांस हो गया एक्सपीरियंस। या एब्सोल्युटली। मैं इसमें बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें बड़ा फ़ायदा है, आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो। तो ये मार्केट में कब आ रहा है, कोई अगर इसका प्लान है? जल्दी आ रहा है यार, होपफुली वेरी सून। कलर अगर कोई या मल्टीपल कलर्स, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, हमने जैसे हम जैसे बहुत इन्वेंटर्स होते हैं ना, बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेंटर्स जो होते हैं वो एक बंद कमरे में बैठ के अपने वाइट बोर्ड में कुछ सोचते हैं और करते हैं, बस आइंस्टाइन इज लाइक समथिंग एल्स। उन्हें आपको बोला था ना, इसलिए। या तो कि वो, पर उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी बनाते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं बनाते, यूज़फुल 100 में से एक चीज़ काम की होती है। मेरे केस में वैसा नहीं है।
मैं जाके लोगों से बात करता हूँ, मैं जाके, और ये बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आपके लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है लोगों से बात करना, बहुत ज़रूरी है लोगों से इंटरेक्ट करना, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एक्चुअली में लोगों को चाहिए क्या, एक्चुअली में एक प्रॉब्लम जो है सिर्फ तुम्हारी मेरी प्रॉब्लम है या क्या 100 में से कम अगर 100 में से कम 40 लोगों की वो प्रॉब्लम ना हो ना, तो इट्स नॉट वर्थ इनफ, तो वर्थ इनफ नहीं है उस पर काम करने के लिए। जब कोलैप्सिबल कप पे मैं काम कर रहा था तब मेरे पास 2 बंदे और थे जो काम कर रहे थे, तो हमने मार्केट रिसर्च की मेट्रो सिटीज़ में, स्पेशली दिल्ली में मार्केट रिसर्च की, हर कॉफ़ी चेन के बड़े बड़े कॉफ़ी चेन में जाके बैठ के लोगों से रैंडमली बात की कि ऐसा कप पे हम काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या आप खरीदोगे, और अगर खरीदोगे तो क्या चाहते हो, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसके कलर्स क्या होना चाहिए। ये दिल्ली में था, है दिल्ली में। तो हमें वहाँ से, जैसे आपने कहा अलग अलग कलर्स, ये एक बहुत मेजर चीज़ है। हमें कम से कम 100 में से 90 लोगों ने कहा कि हमें बहुत से कलर्स चाहिए, हमें बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए, उसका जो केस है वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए, मतलब वो ट्रेंडी होना चाहिए, इट शुड स्टैंड आउट। जब हम उससे पी रहे हैं, जब बैग से निकाल रहे हैं, तो दूसरा बंदा पूछे कि ये क्या है और वो भी खरीदना चाहे, तो ऐसा फीडबैक लेने के बाद हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इन्वेंशन एक चीज़ होता है, पेटेंट फाइल करना एक चीज़ होता है, उसके बाद उस आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया, अलग ही स्टोरी, अलग ही कहानी, अलग ही स्किल सेट मांगती है। उसके लिए आपको लोगों से बात करना ज़रूरी है। लोग डरते हैं ऐसे कोल्ड टॉक करने से, या नहीं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा कि मेरे को बात नहीं करनी, 10 में से क्या पहले 10 लोग आपको ना कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा पहला पॉडकास्ट था, इतने गट्स थे, आपको डायरेक्ट कर दिया कि चलो क्या नहीं पड़ेगा भाई, हमने अंधे में तीर मारा। ठीक है, हमने बैकअप रखे हुए थे, बट जिस दिन आया मैं भी थोड़ा ये था कि मान गए, मतलब है, और हमारा कोई इसमें लॉस्ट होप कि अब नहीं आ रहा। एक दिन मैं इसके बाद कॉल पे था, मैं भाई ईमेल आ गई, मतलब मैं ट्यूशन में था, मैं छत पे गया, मैं बोला यार ये कैसे हो गया, क्योंकि वीडियोस मैं बनाई, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट एक अप्रोच है, ऑब्वियसली एक ऐसे पर्सन को बुलाना, इंसान को बुलाना थोड़ा डिफरेंट है। मतलब आप अभी आ रहे थे, अभी तक सेटअप हो रहा था, मैंने इतना स्पैम किया था आपको इंस्टाग्राम पे, शायद आपने देखा हो। यार नहीं, मैंने मैसेजेस, एक्चुअली इंस्टाग्राम पे 1000 मैसेजेस आए हुए हैं, तो मैं सब नहीं देख पाता, मैंने मेल देखा था, डीएम्स आपने देखा क्या और आपने क्यों एग्री किया, एंड आई होप आप डिसअपॉइंट ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं पता चले भाई टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। नहीं, तो बेसिकली यार अगेन पॉडकास्ट जनरली इज समथिंग विच हैज़ कम टू माई लाइफ विद इन द लास्ट 2 years। तो मैं ऑडियो बुक, मैं ब्लिंकिस्ट ऐप पता होगा, आई होप आपको पता, तो मैं ब्लिंकिस्ट सुनता हूँ। मतलब ब्लिंकिस्ट का फ़ायदा ये है कि मैं कम से कम 100 किताबें एक महीने में एटलीस्ट उनका जिंक्स, उनका जो क्रक्स है वो समझ लेता हूँ। ठीक है, उतना टाइम में नहीं दे, मतलब एटॉमिक हैबिट्स जो है मैं पूरी किताब पन्ना पलटा के पढ़ी है, बट सब किताबें हम पर सब किताबें हम नहीं पढ़ सकते, तो ब्लिंकिस्ट एक बहुत बढ़िया ऐप है उसके लिए। तो वहाँ से मेरे को लिसनिंग, ऑडियो बुक्स का एक काइंड ऑफ इट केम इनटू माय लाइफ एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑडियो बुक्स। हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं, और बहुत ड्राइव करते हैं, कम्यूट करते हैं, कुछ भी, मैं कुकिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत, तो कुकिंग करते वक्त मैं सुन लेता हूँ ऑडियो बुक्स, मेट्रो पे सुन सकते हैं। फिर पॉडकास्ट, अगेन ऑडियो बुक्स थी तो पॉडकास्ट भी बहुत से सुनने शुरू किए। तो पॉडकास्ट इज समथिंग विच आई, मतलब दिस इज समथिंग फॉर यू एंड एवरीवन एज वेल। आई सी एज पॉडकास्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग mediums of communication, social communication, because people really like to listen। और इसका फ़ायदा बताता हूँ क्या है। फेसबुक जब आप देख रहे हो, it is visual and it requires attention, right? तुम images देख रहे हो, विजुअल भी 2 तरह के होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम जो है मेजरली इट्स ऑल अबाउट पिक्चर्स, वीडियोस, तो not really text, not a lot of text savvy। LinkedIn is completely different kind of a social media where business oriented बात करोगे आप, लेकिन वहाँ पे text आप you'll be expecting a lot of text, you'll have to read a lot। Facebook kind of एक fusion है दोनों का, मतलब इसलिए Facebook I don't know, I mean मेरे लिए तो I spend less time on Facebook now than I spend on Instagram, ठीक है, क्योंकि again वो थोड़ा crowded वैसा हो गया, और वो क्योंकि वो फ्यूजन हो गया ना। फेसबुक का टाइम 2010-11 जो था उस टाइम में था, अब इंस्टाग्राम वो है एग्जैक्टली। बिकॉज सिंपल यार, तो इंस्टाग्राम में करना क्या, आपको स्क्रॉल करना है, पिक्चर देखनी है, अच्छा लगा डबल टैप, खत्म, सिंपल। फेसबुक बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। एक और अब जो ऑडियो एक मीडियम है ऑडियो, उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप वाइल कंज्यूमिंग कंटेंट आप कुछ और कर सकते हो। मतलब मैं मान लो मैं इनफैक्ट मैं काम करते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त भी ऑडियो सुनता हूँ। मैं सदगुरु का पॉडकास्ट सुन लिया, मैं कुछ और सुन लिया,
टेड टॉक सुन ली, टेड टॉक देखना ज़रूरी नहीं है, सुनना ज़रूरी है, तो वो पॉडकास्ट सुन लिया, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट, क्रिएटिविटी पॉडकास्ट सुन लिया, एनीथिंग, मतलब समथिंग टू एनहांस माई सेल्फ वाइल आई एम वर्किंग. अगर आप ना भी सुन रहे हो ना, दिस इज समथिंग विच आर ह्यूमन बॉडी, इवन व्हेन यू वर अ स्मॉल चाइल्ड, इवन व्हेन यू वर इनसाइड द वूम्ब, जो बातें बाहर होती हैं वो जाती हैं अंदर और वो रहती हैं, एंड दे स्टे देयर, मतलब हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे. तो अगर आप नहीं भी सुन रहे हो ना, बट यू सराउंड योर सेल्फ विद गुड, with thoughts which are enhancing, which are better for you, which will make you a better person, better businessman, better sports person, whatever, जो भी तुम्हारा फील्ड है, तो it's going to be helpful for you. ऑडियो के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप engage कर सकते हो while at the same time doing anything else. तो I see this as a very big upcoming industry. तो इसलिए पॉडकास्ट के लिए मैं एग्री किया, क्योंकि मैं चाहता था कि I be a part of a podcast where I can communicate to people my story and also maybe probably even motivate or inspire someone to take a similar path. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 2-16 ने फ़ोन लगा दिया आपको कि हाँ जी एक पॉडकास्ट करना है. मैं पर्सनली मैंने उसको बोला है कि मैं यार उनकी जगह मैं नहीं करता, मैं कि यार ये टाइम वेस्ट करना, फेंको इनको साइड पे, इन द सेंस. बट व्हाट मेड यू, मतलब कि हाँ ठीक है 16 साल के कोई नहीं, टीनेजर से कर लेंगे ये, एंड हो गया. आई थिंक एक सेट भी मिल गया हमें अच्छा सा. तो वो आपको थोड़ा डाउट नहीं था कि 16 मतलब क्या हो रहा है, ये किया भी नहीं है इन्होंने, शुरू कर रहे हैं, मतलब आएंगे बच्चे जेनेरिक से हाँ ऐसे ही आ जाएंगे उठ के. आई मीन मेरे हिसाब से ठीक हो गया ये. यार मैं बताता हूँ इसका रिस्पॉन्स पेपर रखा था, इसके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है भाई, सारा फ्लो पे सारा मैंने बोला क्योंकि मैं इधर खड़े होकर बात कर रहा था, मेरे को लगा आज अच्छा होने वाला है. तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ. जिस स्टेज पे आप अभी हो जी, उस स्टेज पे मैं भी कभी था. बिल्कुल. आप अपने पॉडकास्ट के साथ मेरे पास आए थे जैसे, वैसे मैं भी अपना ड्रिल डस्टर लेके किसी के पास गया था. मुझे डीमोटिवेशन मिली थी. मुझे पता है कोई और बंदा होता मेरी जगह, 10 में से 8 लोग बोलते छोड़ यार क्या, मेरे पास डिग्री है, मास्टर्स है दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, मैं आज नौकरी करने जाऊँ, मेरे को 3-4 लाख पर मंथ में आराम से नौकरी मिलेगी. मैं ये ना भी बोलूँ ना मेरे पास कितने पेटेंट हैं, कितनी इन्वेंशन की मैंने, मैं सिर्फ डिग्री लेके जाऊँ, बोलूँ सर ये है, बताओ मैं क्या काम करूँ, मेरे को 4 से 5 लाख महीने की नौकरी आराम से मिलेगी. तो वो ड्रिल डस्टर जो बंदा मेरे को बोल रहा था ना, उसकी महीने में वो 50,000 रुपये कमाता होगा, जितना भी कमाता होगा, जो भी करता होगा. बट मैं डीमोटिवेट नहीं हुए, एंड आई वांटेड टू motivate you guys and tell you that this is the right direction to go. Podcast is the future, and if I could be of any help to you, or just to make sure that your podcast flies, then I would love to be a part of that, which we are grateful for. मतलब बहुत बड़ी बात है for us, and और भी हमने प्लान किया हुआ है कुछ बिहाइंड द सीन्स. आपकी कोई आफ्टर जब आपकी पिच हो गई, शूट के बाद आपकी कोई बात हुई किसी जज वगैरह से, या आपकी कोई इंटरेक्शन हुई BTS में? बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सेट होता है, शार्क्स होते हैं उनका अलग से सेट होता है, कंटेस्टेंट्स का अलग से सेट होता है, और आपस में मिलना बिल्कुल अलाउड नहीं होता. मतलब सिक्योरिटी पर्सनल बॉडीगार्ड सब होते हैं, उनको एज मतलब ऑब्वियसली शो है ना, तो अगर आप इंटरेक्ट पहले कर दोगे कंफर्टेबल हो जाएंगे लोग. तो वो चाहते हैं कि जब आप एकदम से जाओ उनके सामने तो आपको लगे अरे इनके सामने बैठा हूँ, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. हाँ, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन बिल्कुल मना है, बिल्कुल ही मना है, पहले बाद में कभी भी. बट हाँ मैं बताता हूँ बिहाइंड द सीन्स और क्या क्या हुआ. वहाँ पे मेरे को लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स मिले अपने जैसे, बट ऑब्वियसली 62,000 एप्लीकेशन शार्क टैंक की, 197 सेलेक्ट हुए कंपनीज, 197 कंपनी सेलेक्ट हुई. उनमें से इन 197 कंपनीज में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जिसका एनुअल रेवेन्यू 14 लाख हो. सबसे कम एनुअल रेवेन्यू मेरा होगा. ठीक है, जम्मू की एक और कंपनी भी थी वहाँ पे, नामिया फूड्स करके, उनसे भी कांटेक्ट किया. हाँ, तो उसका भी एनुअल रेवेन्यू करोड़ में है, करोड़ से ऊपर है. ठीक है, मेरा 14 लाख का एनुअल रेवेन्यू है. ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत से और एंटरप्रेन्योर्स मिले जो लाइक माइंडेड थे, जिनके साथ बैठ के मेरे को लगा यार मैं मतलब सही जगह हूँ. सही, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है कि मैं बहुत महीनों तक एक अच्छी कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाता हूँ किसी इंसान से उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक अलग जगह रह रहे हैं. बट जब वहाँ गया, जब इनके साथ इंटरेक्ट किया, आई गॉट टू लर्न अ लॉट. मैं आपको एक स्टार्टअप बताता हूँ
अर्बन मंकी करके, पता है वो अर्बन मंकी, यश गंगवाल उसका फाउंडर ही वॉज। तो शार्क टैंक पे क्या होता है, वो आपको बुलाते हैं 3 दिन के लिए, चौथे दिन आपको भेज देते हैं जब आपकी शूट हो जाती है। उन 3 दिन में कम से कम 15 से 20 और लोग होते हैं जिनका आपके साथ ही शेड्यूल होता है, तो ऑब्वियसली आप उन्हीं के साथ ठहर रहे हो, ठीक है। 4 दिन में ही आप 15 से 20 लोगों से मिलते हो। यश गंगवाल अर्बन मंकी का जो फाउंडर है, ही वॉज वन ऑफ द गाइज जो जिनके साथ हम वहाँ थे। उसका एनुअल रेवेन्यू 12 करोड़ से ऊपर है अर्बन मंकी कंपनी का, और बहुत ही एस्टैब्लिश कंपनी है। 200K से ऊपर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ, मतलब ऑब्वियसली आई एम अ न्यू एंटरप्रेन्योर राइट, वो 7-8 साल से कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा यार, मतलब हाउ डिड यू मेक अर्बन मंकी द ब्रांड दैट इट इज राइट नाउ। तो उसने बताया, मैं बताऊंगा यहाँ पे मैंने रिलेट कैसे किया। उसने बताया कि यार जब 2-3 साल हुए थे ना कंपनी को, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब सुई बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और मैं सोच रहा था यार क्यों नहीं हिल रही है, हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, मैं अमेजोन पे डिस्क्रिप्शन सही कर रहा हूँ, मैं पिक्चर सही बना रहा हूँ, मतलब पिक्चर्स फोटोज सही रख रहा हूँ, A+ कंटेंट होता है अमेजोन पे वो सही कर रहा हूँ, हम अमेजोन पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, बट सेल्स नहीं हो रही है। तो उसने कहा मैंने डिसाइड किया 3 साल बाद, एग्जैक्टली उस स्टेज पे हम हैं अभी, हम अमेजोन पे बेचते हैं, A+ कंटेंट करते हैं, पिक्चर सही करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं अमेजोन पे, बट सेल इज लाइक ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। उसने क्या कहा मेरे को, मैंने तीसरे साल के बाद अमेजोन पे बेचना बंद कर दिया। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी स्टोरी पे काम किया, अपनी कंपनी की ब्रांड पे काम किया, ब्रांड की स्टोरी, एक कल्चर पे काम किया, एक वाइब पे काम किया, हमारी कंपनी की वाइब पे, एंड उस पे एफर्ट लगाया, एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। उनको देसी हिप हॉप से भी बड़ी सपोर्ट है। या हर कोई रैपर देखो, रफ्तार वगैरह दे सपोर्ट हिम, क्योंकि इंडिया की रैप कम्युनिटी में ऐसी कोई चीज नहीं आई है। इंडिया का एक होम ग्रोन ब्रांड एक आपको आ रहा है, ऑब्वियसली मेरे पास भी। इफ अ कल्चर लव्स यू ना, तो पैसे बनाना एंडलेस है यार। मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हम मान लेते हैं बोरोसिल का ग्लास है, ठीक है। हम बोरोसिल का ग्लास जो है, बोरोसिल का भी ग्लास खरीदते हैं, कल को बोरोसिल एक बोतल भी निकालेगी ना, बोरोसिल कंपनी का नाम है बाय द वे, ठीक है। मतलब कई लोगों को यही नहीं पता, कई लोगों को लगता है ग्लास है तो बोरोसिल का होगा, बोरोसिल मटेरियल है बोरोसिल, ठीक है। तो कल को ये कंपनी अगर एक बोतल भी निकालेगी ना, लोग वो भी खरीदेंगे। बिल्कुल हाइप है ना। वो क्यों है? कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, बट प्रोडक्ट को बेचने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी स्टोरी को बेचना, उसकी। दिस इज समथिंग अ वेरी न्यू लेसन फॉर मी, मतलब ये मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए, अपने लिए एक लेसन है जो मैंने पिछले 1 महीने में सीखा होगा। प्रोडक्ट को बेचने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अपनी ब्रांड को, अपनी स्टोरी को बेचना। कि फॉर एग्जाम्पल SID7 डिज़ाइंस की बात करता हूँ, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। हम पिवट करने वाले हैं, अभी पिवट कहाँ करने वाले हैं वो उसके बारे में ब्रीफली बताऊँगा, बट मेजरली हम करना क्या चाहते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया के हर घर के, हर बंदे, हर घर के, हर जिंदगी का हिस्सा होने की क्षमता रखते हैं, और एक्चुअली में वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। वो हमारी स्टोरी है, वो हमारी ब्रांड है, मतलब दैट्स हु वी आर। और हम कोई भी प्रॉब्लम उठा के उसका एक ऐसा सोल्यूशन बना सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो किसी भी और प्रोडक्ट से एटलीस्ट 2 गुना सस्ता हो और एटलीस्ट 2 गुना बेटर हो। ये हमारा प्रॉमिस है, मतलब दिस इज़ व्हाट वी कमिट। तो ये स्टोरी मैंने आज तक बेची नहीं थी, ये मैंने शार्क टैंक पे भी बेची नहीं थी। शार्क टैंक पे मैं अपने बारे में बात कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली बिक गई इन द सेंस, जो सुनने वाले थे, जो देखने वाले थे, जो शार्क्स भी थे, एंड ऑफ द डे जब मेरी पिच खत्म हुई थी तो वो भी समझ गए थे कि बंदे में कुछ तो है। पीयूष बंसल ने भी इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जो लोग सुन रहे थे, मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग भी समझते हैं कि यार ठीक है अभी तक कुछ नहीं किया, बट कुछ है, कुछ तो कर देगा, मतलब कुछ तो हो जाएगा। वो स्टोरी अब मैं बेचना शुरू करना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू सेल दैट स्टोरी। प्रोडक्ट्स तो आते जाते रहेंगे, वी वॉन्ट टू सेल एंड टेल पीपल आर इंटेंट, हम करना क्या चाहते हैं और क्यों। फ्यूचर क्या है अब आपका, आप कहाँ देखते हो अपने आप को अगले 5 साल में? आई थिंक वो ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा आगे चला। अच्छा मेरे को बताओ, आपको लगता है इंडिया में लोगों को बेचना आता है यार? कुणाल शाह का पॉडकास्ट था एक, बिया बाइसेप्स के साथ शायद। ओके, किन के साथ? बिया बाइसेप्स, रणवीर अलाहाबादिया। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा इंडियंस को बिल्कुल बेचना नहीं आता, इनकी शादी तक अरेंज मैरिज होती है, अपने आप को नहीं बेच पा रहे, ब्रांड कैसे बनाएंगे? तो लगता है आपको कि इंडियंस में स्पेसिफिकली ऐसे
सेल्स का एलिमेंट यार मिसिंग होता है। मेरे से बहुत ज़्यादा इंडियंस कुणाल शाह ने देखे होंगे मतलब मैं एक तो पहली बात मैं जर्मनी में बहुत दे रहा हूँ हाँ। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं जो प्रोडक्ट्स बना रहा था वो इंडिया में बिक नहीं रहे थे क्योंकि मैं मेंटालिटी जर्मनी वाली लेके आया था। मैं प्रोडक्ट्स भी जर्मनी वाले बना रहा था, ठीक है। तो वो एक गलती थी जो मैं कर रहा था। तो मैं इंडियंस को उतने बेटर से नहीं समझ सकता या समझता हूँ जितना कुणाल शाह समझता है। मैं ये कमेंट नहीं करूँगा कि इंडियंस को बेचना आता है कि नहीं, मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला यार, 150 करोड़ की आबादी है मतलब मेरे को क्या पता यार। मैं इतना बता सकता हूँ कि बेचना किसी को भी आ सकता है। मतलब बेचना अगर चाहे तो कोई भी बेच सकता है, अगर चाहे, अगर अंदर से वो फायर है, अंदर से वो हंगर है, तो आप बेचने को ये ग्लास भी 1000 रुपए का बेच सकते हो। आई थिंक इसको स्कूल में सिखाना चाहिए, ये बिजनेस वालों के लिए जरूरी नहीं है, सबको यार चाहिए बेचना यार। सिर्फ मतलब आप लाइफ में हमेशा, जैसे आप लोग मेरे पास आए तो वो तो ठीक है बिजनेस ओरिएंटेड था कि आपको मेरे से कोलैबोरेशन चाहिए थी, ठीक है। अब उसके अलावा गर्लफ्रेंड बनाने से लेके एक अच्छा फ्रेंड बनाने तक आप हमेशा बेच ही तो रहे हो, खुद को बेच रहे हो। कुछ मतलब you're selling a part of you, you're selling a story of you, you're telling the other person why that person should consider you over other people, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल डायरेक्ट बेचना खुद को। कभी आप जैसे आपको एक खिलौना चाहिए अपने पिताजी से, ठीक है, 5 खिलौने हैं, ये ऑप्शंस हैं, आप अपने पिताजी से कुछ खिलौना मांग रहे हो, आप जिद करते हो, रैंडम जिद पे तो ठीक है, कभी मिल गया मतलब रोना एक चीज़ है, रोना जिंदगी में नहीं चलता, रोना ठीक है बचपन में चलता है, तीसरे हफ्ते ले देंगे, बचपन में चलता है। पर अगर अपने पिताजी को बोले यार मेरे को आप ये खिलौना लेकर दोगे ना तो मैं इससे ये यूज़ करूंगा, इससे मैं ये सीखूंगा, अरे वो चौकन्ने रह के तुम्हें 5 दे देंगे। उनको पिच करना है, हाँ, उनको भी पिच करना कि फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में है, मेरे को लाइफ में प्ले स्टेशन नहीं लेके दी मेरे पापा ने। मैं खेलने अपने कजन के घर जाता था प्ले स्टेशन में, बहुत गेमिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ गेमिंग, वंस इन मैं GTA खेलता हूँ, ठीक है, वंस इन GTA ऑनलाइन, वहाँ सारी भड़ास वहाँ निकालता हूँ अपनी लाइफ की, सारी भड़ास वहाँ निकलती है, ठीक है। तो मेरे को कभी लाइफ में प्ले स्टेशन लेके नहीं दी, मेरे को मीडिया लेके दी, वो भी मेरे घर पे बड़ा एक इवेंट था, 500 रुपये की गेम ले दी है, तो ठीक है बचपन की बात है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि गेमिंग एक्चुअली में गेमिंग एनहांस करती है, और इसके साइंटिफिक प्रूव्स हैं कि गेमिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ गेम यू आर इनटू, स्पोर्ट्स, रेसिंग, कुछ भी। मैं फॉर्मूला 1 एक लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल एक गेम का। आप ग्रैंड टूरिज्मो खेलते थे? हाँ, आप क्या खेलते थे उसमें? मैं किस में, प्ले स्टेशन पे फॉर्मूला 1 बहुत कुछ यार, गेम रेसिंग, बेसिकली रेसिंग बहुत, और क्रिकेट बहुत। ऑब्वियसली मैं क्रिकेटर था प्रोफेशनल एक टाइम तक में भी। मैं JNK के लिए भी खेल चुका हूँ स्टेट, JKCA खेल चुका हूँ, अंडर 15 खेल चुका हूँ नवीन सर के अंडर। मैं अंडर 12 खेला हूँ JKCA। ओके, नाइस। अच्छा, तो अगर आप अपने मैं एक फॉर्मूला 1 की बात करता हूँ, मैं भी फॉर्मूला 1 खेलता हूँ ना, तो वो जो गेम है एक्चुअली में, उस गेम में द रेस इज़ रियल इन द सेंस कि एक्चुअली में 1 घंटा चलती है वो रेस, और एक्चुअली में जो कंट्रोल्स हैं, जो स्पीड है, जो ब्रेकिंग है, अगर आप उसको पूरी मैनुअली कर दो, असिस्टेड मोड पे ना रखो, तो यू विल एक्चुअली हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑलमोस्ट एज हार्ड एज अ नॉर्मल F1 ड्राइवर। हाँ, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पे नहीं बनी पड़ी, क्रैश करोगे तो मरोगे नहीं, वो मर जाएगा, तो अलग काइंड ऑफ लेवल है। बट हाँ, कॉन्सेंट्रेशन उतना चाहिए। 1 घंटे के लिए वो गेम खेलो मैनुअल मोड पे, रेस करो, यू विल सी दैट द शार्पनेस ऑफ योर माइंड इज एट सम अदर लेवल। दैट घर बैठे एक्सपीरियंस मिल रहा है, इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन यार। गेमिंग आपको क्या लगता है ऐसे ही कोई भी, मैं CS पे किसी भी बंदे को रैंडम उठा के बोलूँ खेल मेरे से, क्या आपको लगता है बहुत बढ़िया खेल लेगा वो? इट रिक्वायर्स स्किल यार, और वो स्किल चाहिए होती है लाइफ में भी, मतलब इट एनहांसेस। अब उसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बैठ के PS ही खेलते रहो, बट अगर आप ऐसे पिच करोगे अपने पेरेंट्स को कि इससे एक्चुअली में ब्रेन एनहांस होता है, आप उनको स्टडी दिखाओ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक्चुअली में ब्रेन एनहांस होता है, यार मना नहीं कर पाएंगे वो। और आज की डेट में जब बच्चा था तब ये स्टडीज और ये सब, तब इंटरनेट भी नहीं था इतना, तब फ़ोन भी नहीं होते थे हमारे पास। आजकल तो बच्चा पैदा होता है फ़ोन उसको तभी मिल जाता है, तो इंटरनेट आपके पास है, आप बहुत अच्छे से पिच कर सकते हो कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को। तो सेलिंग तो ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ लॉन्ग करते हो, और हर बंदा कर सकता है। और सही बताऊँ, जो बंदा सही बेचना जानता है ना, वो अपनी लाइफ में चीज़ें या लोग उस हिसाब से अरेंज कर पाता है जैसा वो चाहता है। और मैं सही बताऊं, अकेले आप कुछ नहीं उखाड़ सकते ज़िंदगी में। जो आपके पास लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, सही लोग जुड़े हुए हैं, उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। सही लोग जोड़ने के लिए भी बेचना आना ज़रूरी है।
तो अगर आपको बेचना अच्छा आता है तो आपके साथ लोग भी सही जुड़े रहेंगे एक तो जुड़ेंगे भी और जुड़े रहेंगे भी. You are average of 5 people around you. Yeah. बिल्कुल. आई थिंक इतना आज के लिए आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. पार्ट 2 भी करेंगे. पार्ट 2 बहुत जल्दी. अगर आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन जाए देन वी कैन से कि आज हमने ये भाई किया था, हमने हम मिले हुए हैं, हम हक से कह सकते हैं. होंगे 2 से. ये 2 से नहीं, मैं एड्रेस दे दूंगा, भेज देना मेरे. तो आउटरो करेगा. हाँ भाई. तो आज का भाई होप करते हैं कि पहला एपिसोड था आपको लगा नहीं होगा कि हम नए हैं. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है ये. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन. और जो इनसाइट्स आपको मिले होंगे शार्क टैंक के, मुझे नहीं लगता कि किसी और पॉडकास्ट पे अभी तक होंगे. बड़ा फ्लुएंट. क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने मतलब इन्वेस्टर्स को ही पॉडकास्ट उन पे बुलाया है. यहाँ पे हम एक पिक्चर से पूछ रहे हैं क्या थॉट प्रोसेस रहता है, कैसे कंपनी चलती है, कैसे पिच करते हो, पूरा प्रोसेस क्या है. तो आई होप कि कुछ सीख के जाओगे यहाँ से. ऐसा नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया. तो यही हमारा मोटो भी है कि मतलब एजुकेट करना है लोगों को. और जाने से पहले ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे जो हमारा पॉडकास्ट चढ़ेगा उस पर भी आप फॉलो करें. इंस्टाग्राम पे उधर रील्स चढ़ेंगी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चढ़ेंगे, तो नाम सेम ही MOC माइक्स ऑफ कल्चर उधर भी होगा. तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पे. थैंक यू.